नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि मैथ सब्जेक्ट क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, इसकी शुरुआत किस प्रकार होती है, हम प्रारंभिक कक्षाओं में मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं, अर्थात किस प्रकार जो इसका बेस होता है उसे पढ़ते हैं, और फिर आगे की क्लासों में मैथ की कौन कौन शाखाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, और फिर और आगे की क्लासों में और कौन कौन सी शाखाएं ऐड होती हैं, तथा पहली जो हम मैथ में जो शुरुआत कर चुके हैं उनका किस प्रकार विस्तार होता है। और आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 1 से 5 तक जो मैथ का बेसिक होता है उसे बताएंगे। फिर 6वीं से 8वीं तक हम मैथ की में कौन कौन सी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस को पढ़ते हैं, किस प्रकार मैथ में विभिन्न ब्रांचों की शुरुआत होती है और फिर उनका किस प्रकार विस्तार होता है, और फिर 9वीं 10वीं में और कौन कौन सी नई ब्रांचें ऐड हो जाती हैं, पहली वाली ब्रांचों का किस प्रकार और कितना और किस प्रकार विस्तार होता है। 11वीं जब हम 11वीं 12वीं से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आगे पढ़ते हैं, और यदि हम मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर मैथ में हमें 11वीं 12वीं में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, अर्थात हम 11वीं 12वीं में क्या नई चीजें पढ़ते हैं, और जो पुराना हमने मतलब छोटी क्लासों में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा है उन चीजों में कितना एक्सटेंशन विस्तार हो जाता है और कौन सी नई चीजें हम पढ़ते हैं। तथा इसके बाद जब हम मैथ से बीएससी करते हैं तो हमें बीएससी में मैथ की विभिन्न बुकों में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, और पहली बारी ब्रांचों का किस प्रकार विस्तार होता है और कौन सी नई ब्रांचेस और सब ब्रांचेस ऐड हो जाती हैं। तथा इसके बाद जब हम मैथ से एमएससी करते हैं तो एमएससी सेमेस्टर वाइज होती है, और बीएससी जो है हमारी अभी प्रेजेंट में ईयरली होती है। तथा एमएससी में जब सेमेस्टर वाइज में 4 सेमेस्टर में भी मैथ में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं तो उन चारों सेमेस्टर में इन मैथ के 5 सब्जेक्ट में अलग अलग ब्रांचेस और टॉपिक को पढ़ते हैं। तथा आज के लेक्चर में हम बीएससी तक बताएंगे, और एमएससी में हम मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन सी ब्रांचेस को पढ़ते हैं, वो हम इसके लास्ट लेक्चर में बताएंगे। तथा जब हम किसी सब्जेक्ट से एमए या एमएससी करते हैं तो लगभग उस सब्जेक्ट में बहुत सी चीजें हम एमए एमएससी तक पढ़ लेते हैं। शुरुआत में बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं, पहली वाली चीजों का विस्तार होता जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में ले लें, फिर 6 से 8 तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बीएससी, और जब एमएससी करते हैं या एमए करते हैं या एमकॉम करते हैं तो लगभग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। तथा इसके बाद जब एमफिल होती है या फिर जब हम एमफिल करते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बचा होता है वहाँ पढ़ने को हमें मिल जाता है। और एमफिल करने के पश्चात जब हम पीएचडी करते हैं तो एक प्रकार से वो सब्जेक्ट पूर्ण रूप से ही पीएचडी जब करते हैं तो हमें पढ़ने को मिल जाता है जितना उस सब्जेक्ट में प्रेजेंट में खोज की गई है, या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे हमें पीएचडी तक पढ़ने को मिल जाते हैं। और पीएचडी जो होती है, यदि जब हम पीएचडी किसी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक प्रकार से वो सब्जेक्ट हमारा पूर्ण हो जाता है। और पीएचडी की जो डिग्री होती है उसका जो टाइम होता है तो एक निर्धारित टाइम निर्धारित किया गया है 4 से 5 साल का, 4 से 5 इयर्स का। लेकिन हम जब पीएचडी किसी सब्जेक्ट से करते हैं तो हमें उसके लास्ट ईयर में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नया मेंशन करना होता है, किसी टॉपिक उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नया मेंशन करना होता है।
जब तक हम उस किसी टॉपिक में कुछ नई चीज नहीं ज्ञात करते या नहीं बताते, तब तक पीएचडी हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन जो टीचर होते हैं, जिनके हेल्प से हम पीएचडी करते हैं, उनकी हेल्प से ही हम उस टॉपिक में नई चीज को पूरा कर लेते हैं। और जिस प्रकार हम जब बीए, एमए, एमएससी और बीएससी करते हैं, तो लास्ट ईयर में जब हम किसी सब्जेक्ट से करें तो हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, या और तब हमें उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीजें, यानी उसमें हमें लिखनी होती हैं कि उस टॉपिक वो टॉपिक है क्या, प्रेजेंट में उसका इम्पोर्टेंट क्या है, यूज क्या है, उसकी खोज कैसी हुई, उसके बारे में क्या क्या ज्ञात है, हमें सब प्रोजेक्ट में उसके बारे में बताना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम विभिन्न बोर्ड की किसी भी क्लास की किताब ले लें, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हमें एक ही क्लास में अलग अलग स्टेट बोर्ड की बुक में अलग अलग चैप्टर टॉपिक पढ़ने को मिल जाते हैं। यदि एमपी बोर्ड में क्लास 8 की मैथ की बुक में यदि ये चैप्टर रखे गए हैं, तो पता चले यूपी बोर्ड में वो चीज़ें हमें 7वीं में पढ़ने को ही मिल जाती हैं, या वो चीज़ें 8वीं मिलती हैं, या 9वीं मिलती हैं, या फिर 8वीं क्लास में ही हमें उसका सिलेबस कुछ डिफरेंट मिल जाएगा। तो हम किसी भी स्टेट बोर्ड की बात न करते हुए हम बेसिक रूप से बताएंगे कि किस क्लास के हिसाब से हम मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट के हैं, उन्हें ये सारी, तो उन लोगों को ये बहुत सी चीज़ें जो आज हम बताने वाले हैं पता होंगी। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट और बायो वाले हैं, तो उन्हें आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होगी। क्यों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे व्यवहार में और व्यवहारिक गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। यदि हम मैथ की बात करें, तो सबसे पहली बात, मैथ को हम हिंदी में गणित बोलते हैं, और गणित शब्द का अर्थ है गणना करना। और गणना करने की बात की जाए तो इसीलिए मैथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमें विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमें बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती हैं। और गणना की बात करें तो गणना करने में हम जिन चीज़ों का यूज करते हैं, उन्हें हम नंबर, अंक बोलते हैं। अर्थात मैथ की शुरुआत अंकों से होती है। जब हम कक्षा 1 से मैथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ते हैं, तो लगभग इन सभी क्लासों में जो मैथ का स्वरूप होता है या मैथ का लेवल होता है, लगभग समान होता है। बस छोटी क्लासों में कुछ चीज़ों को प्रारंभ करके, फिर उससे बेसिक चीज़ों को ही प्रारंभ करके 1 से 5 तक उन चीज़ों के बेस को मजबूत किया जाता है। जैसे शुरुआत में हमें अंक क्या होते हैं, और अंकों के पश्चात, उन अंकों को सीखने के पश्चात हम गिनती सीखते हैं, और कि गिनती क्या होती है और किस प्रकार हम चीज़ों को गिनते हैं, और गिनने में हम किन नंबर का यूज करते हैं। गिनती के बाद पहाड़े सीखते हैं। गिनती, पहाड़े और अंकों का अच्छा ज्ञान होने के पश्चात हम इन अंकों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जैसे ऐड, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 चीजें ही मैथ की बेसिक संक्रियाएं होती हैं। जब तक ये 4 चीजों में यदि हम निपुण नहीं हैं, तो आगे हम चाहे जितना भी पढ़ते जाएं, हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं। कक्षा 1 से 5 तक यदि बात करें, तो अंकों को अच्छी तरह से पहचानना, हर प्रकार से गिनती, पहाड़े में निपुणता प्राप्त करना, और इन संक्रियाओं का बेसिक जानते हुए इन संक्रियाओं को अच्छे से करना सीखना ही कक्षा 1 से 5 तक का आधार होता है।
वो बात दूसरी है कि हम अलग अलग किताबों में पास में और भी बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों में हम कमजोर रह जाते हैं। और जब ये मैथ की बेसिक चीजें कमजोर रह जाती हैं तो जब आगे हम हाई लेवल की या अन्य ब्रांचों में मैथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं या गणना संबंधी बहुत सी त्रुटियां हमसे हो जाती हैं। तथा इसके साथ ही चौथी पांचवी में जोड़ने घटाने गुणा भाग से संबंधित हम भाषा वाले सवालों को करते हैं। जैसे यदि राम के पास 5 आम 10 संतरे 15 केले 20 पपीते हैं तो फिर बताओ उसके पास कुल कितने फल हैं। अर्थात इन क्लासों का मेन आधार हर प्रकार से अंकों गिनती पहाड़ों इन बेसिक संक्रियाओं में अपने आप को सक्षम बनाना होता, अपने आप को योग्य बनाना होता है कि हमसे गलती ना हो और हमें इनमें कोई डाउट न रहे। और इसके पश्चात जब हम छठवीं क्लास में मैथ पढ़ते हैं तो वहां पे अब मैथ की विभिन्न शाखाओं की शुरुआत हो जाती है। जो हमने ये संक्रियाएं इन गिनती पहाड़ों को बताया ये मैथ की अंक गणित में आता है। तथा छठवीं से सात अब मैथ की विभिन्न शाखाएं हमें पढ़ने को मिलती है। मैथ की विभिन्न शाखाओं की शुरुआत हो जाती है जैसे अंक गणित, ज्यामिति, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इन जो एक शाखा हमने 1 से 5 तक पढ़ी, अब 1 से यहाँ से कई शाखाएं हो गई, लगभग 3 से 4 शाखाएं पढ़ने को मिलती हैं। तो उस बेसिक से रिलेटेड अर्थात उसी के आधार पर हमें नई नई चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो शुरुआत होती है छठवीं सातवीं आठवीं में। तो छठवीं सातवीं में प्रारंभ में हमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाता है। जब हम अंकों को पहचानना सीख जाते हैं कि ये अंक क्या हैं और ये अंक कोई भी अंक संख्या कैसे लिखी जाती है, तो ये अंक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्रात्यय संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, अपूर्णांक क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सहभाज्य क्या है और समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं जो हैं उन सारी संख्याओं को अर्थात पूरे संख्याओं को कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और कोई भी संख्या क्लासिफिकेशन में उसे ये नाम क्यों दिया गया, अर्थात हम किसी संख्या को परमेय या परमेय या फिर कोई भी संख्या क्यों कहते हैं, इसका क्या रीजन है, ये सब कुछ हम कक्षा छठवीं सातवीं पढ़ते हैं। अर्थात देखा जाए तो अंकों की पहचान के बाद सभी प्रकार के अंकों को जानना ये सब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब अंकों को हर प्रकार से जान जाते हैं तब हमारी जो बेसिक फंडामेंटल हमारी संक्रियाएं थी अब उसके बाद हम और आगे की संक्रियाओं को जानते हैं। जैसे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल करना, लासा निकालना, मासा निकालना, भिन्न के रूप में लिखना, साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न और इसके अलावा इन्हें दशमलव रूप पर मतलब दशमलव भिन्न को जानना और इस प्रकार की बहुत सी चीजों की शुरुआत छठवीं सातवीं में होती है और इसी से रिलेटेड और भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहली शाखा जो पहले से चली आ रही थी उसका इस प्रकार शुरुआत हुई या फिर उसका इस प्रकार विस्तार हो जाता है तथा जो नई शाखा दूसरी चालू होती है जिसे हम ज्योमेट्री या फिर हम ज्यामिति बोल देते हैं। इसमें हमें जब अंक गणित एक साथ हम पढ़ रहे हैं वहीं पर जो हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भिन्न भिन्न आकार की चीजें पाई जाती हैं उनके पहचानना, उन्हें जानना और उनके बारे में बताना यहाँ पर प्रादेशिक रूप में प्रारंभ होता है। और कोई भी चीज जो बनी होती है जो सबसे सूक्ष्म कण से मिलकर बनी होती तो वो उसका आकार सबसे छोटा या जितना छोटा हो सके तो बिंदु आकार का हो सकता है। तो यहाँ पे ज्यामिति की जब शुरुआत होती है तो बिंदु, ये बिंदु क्या है, कई बिंदुओं को मिलाने पर रेखा मिलती है
तो रेखाएं क्या हैं? कई रेखाएं जब होती तो उन्हें बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। जैसे इस सरल रेखा क्या होती है, असरल रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार की शुरुआत फंडामेंटल आकृतियां जो शुरुआत की होती हैं वो यहाँ पर हम 6वीं 7वीं में उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, उन्हें बनाना सीखते हैं। समरेख बिंदु क्या है, असमरेख बिंदु क्या है, रेखा हो गई, समांतर रेखा क्या हो गई, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। और जब विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मिलाते हैं, बनाते हैं, तो उनके लिए हमें भिन्न मतलब अधिक प्रकार दो से अधिक मतलब कोई भी आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, 2 से अधिक। तो रेखाओं को जोड़ते हैं तो उनके मध्य जो झुकाव होता है उसे कोण बोलते हैं। तो यहीं से एंगल चालू होता है। मतलब ये फंडामेंटल ज्यामिति हम कक्षा 6वीं में जो प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार जब 7वीं में आते हैं तो वहीं पर भी इनका मतलब वही चीज पढ़ने को मिलती है, ताकि हम अच्छी प्रैक्टिस करके इसे अच्छे से जान लें। जैसे हम रेखा पढ़ते हैं तो रेखा भी 3 प्रकार की होती है कि रेखा क्या है, किरण क्या है, और रेखा के भाग रेखाखंड क्या है। फिर हमें इन रेखाखंडों या किरणों की लंबाई फिर इसके बाद इन रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करना कि इतनी लंबाई का रेखाखंड खींचो, या कोई रेखाखंड दिया तो उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। कोणों को मापते हैं, कोई आकृति में कितनी भुजाएं हैं उन्हें गिनते हैं। जब ऐसा करते हैं, ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, तो वहीं पर हमें इनका परिमाप, इनका क्षेत्रफल एरिया और इनका आयतन वॉल्यूम निकालना भी सिखाया जाता है। और यहाँ से मैथ की एक नई शाखा मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का प्रारंभ होता है। तो 3 नई शाखाएं कक्षा 6वीं में जो ऐड होती हैं, तो बड़ी बेसिक रूप से किस प्रकार इनकी शुरुआत होती वो बताया जाता है। 7वीं में इसके और उसी को विस्तार, इसका और विस्तार या फिर इससे संबंधित रिलेटेड और भी चीजें या फिर और टाइप के क्वेश्चन वहां पर हम करते हैं। 8वीं में हमें कुछ और नई शाखाएं मिलती हैं। इन चीजों में अंकगणित में और भी चीजें जो थोड़ा लाभ हानि, साधारण ब्याज करना सीख जाते हैं। वहीं पर प्रतिशत का ज्ञान, साझा, मिश्रण वहीं पे जानते हैं। हम वेग, चाल, दूरी इन सबको भी जानते हैं। रेलगाड़ी हो गया, बोट संबंधित सवाल करते हैं, आयु संबंधित सवाल करते हैं, और इसके रिलेटेड और भी चीजें हम 8वीं में वहां पर करते हैं। और 8वीं में जो फिर नई शाखा जो ऐड होती है, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा, बीजगणित। अभी हम अंक में करना सीख कर आए 2 क्लासों में। फिर इसके बाद हमें अंक के साथ, चर के साथ अचर का ज्ञान भी कराया जाता है। यदि हमें कोई संख्या दे दिया है, उसके साथ x, y, z, a, b, c ऐड कर दिया जाए, तो मैथ की वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों को हम पढ़ते हैं, दोनों के साथ पढ़ा जाता है, उसे हम बोलते हैं बीजगणित, जिसमें हम x, y, z मतलब जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हम कोई सवाल करते हैं आयु वाला, माना वर्तमान में रमेश की आयु x है, हमारा दोस्त मान लेता है, या फिर अगले सवाल में हम मान लेते हैं माना रमेश की आयु y है। तो ये हम कुछ भी मान लो, x, y, z, इनका कोई निश्चित नहीं कि हमें यही मानना है, बस इनकी जो वैल्यू लास्ट में निकालेंगे वो निश्चित आएगी। तो इसकी शुरुआत होती है प्रारंभ में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के हैं, छोटे छोटे समीकरण दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे सवाल हल करना यहाँ पर हम सीखते हैं। इसके अलावा जो नई शाखा एक और पढ़ने को मिलती है, वो होती है हमारे यहाँ पे हमें स्टेटिस, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की शुरुआत हो जाती है। तो पहले सबसे पहली बात, सांख्यिकी में हमें समांतर माध्य के समान जो औसत होता है, औसत निकालने सिखाया जाता है, जो समांतर माध्य का ही एक रूप है। और प्रोबेबिलिटी में जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर किसी पासा फेंकने पर कोई संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भी हमें सिखाया जाता है। प्रायिकता को इसी प्रकार हम समझें कि प्रायिकता मतलब किसी भी घटना के होने की संभावना मतलब प्रायिकता। तो बड़ी आसानी से हम इसे सीख जाते हैं, और छोटी क्लासों में इसी प्रकार रिलेटेड जहाँ से प्रायिकता की शुरुआत होती है,
इसी प्रकार से उसके बेसिक को रिलेटेड करके हमें बताया जाता है। अंकगणित के बाद जब हमारी ज्योमेट्री है तो उसका विस्तार क्या होता है। अभी हमने वहां पे 3 चीज सीखी थी। वहां पे शुरुआत में लंबाई निकालना, कोणों को मापना, परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना। इसके बाद हम और आते हैं तो वृत्त, गोला, अर्धगोला और इन चीजों को पढ़ते हैं। इनकी त्रिज्या, व्यास, जीवा निकालना और इसके साथ ही परिधि निकालना, त्रिज्यखंड निकालना। और इन जो हम आयत, चतुर्भुज, वर्ग को सीख कर आए हैं, इनकी रचना करना भी प्रारंभ हो जाता है। आज उन चीजों को जब हम व्यवहारिक जब हम जान जाते हैं तो उनको बनाना सीखते हैं। यहाँ पर रचना की प्रारंभ होते हैं, रचना की शुरुआत हो जाती है। फिर ये रचना करना हम कहाँ सीख लेते हैं, ज्यामिति में। और जो हमारी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है उसमें हम गोला, वृत्त आदि संबंधित भी त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि आदि को निकालना भी यहाँ पे हम सीखते हैं। फिर जब कक्षा नौवीं और 10वीं में जो लगभग सेम पढ़ने को मिलता है तो 9वीं 10वीं में कुछ नई शाखाएं ऐड होती हैं या फिर इन्हीं चीजों का हमें विस्तार पढ़ने को मिलता है। अंकगणित में अब जितनी भी चीजें हैं वो 9वीं में पढ़ने को मिल जाती है, 10वीं मिल जाती है। जैसे कंबाइंड रूप से देखें तो अब हमारा क्या बचा है, हमने सब पढ़ लिया। साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। लाभ हानि की शुरुआत हुई, इजी सवाल तो लाभ, हानि, अंकित मूल, बट्टा, क्रयमूल, हर प्रकार से इन सवालों को लगाने तो हर प्रकार से इन सवालों कंडीशन यहाँ सीखते हैं। हर प्रकार के सवाल यहाँ पर हम लगाते हैं, किस्त वाले सवाल करते हैं। और जो मिश्रण सीख कर आए हैं, मिश्रण, साझेदारी और अब आयु वाले सवाल हुए हमारे पूरी शुरुआत के, तो उनके और भी बड़े सवाल, थोड़ा कठिन सवाल बोल दिए जाएं। और इसके साथ ही समय और कार वाले ये सवाल हो गए। मतलब अंकगणित में जितना भी होता है तो 9वीं या 10वीं में पढ़ने को मिल जाता है। 10वीं का जितनी हमारी इजी और मीडियम अंकगणित है वो सब कुछ हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। और यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं में जो 2 डायमेंशनल आकृतियों को पढ़ना प्रारंभ किया था तो यहाँ पर अब 3 डायमेंशनल आकृति प्रारंभ हो जाती है। घन, घनाभ, शंकु, बेलन। अब हम इन सबको यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये सब क्या हैं, कैसे इन्हें बनाते हैं और इन सब चीजों का। और जो हम रचना करके आए थे तो जब हम किसी चीज की रचना करते हैं तो हमें बहुत से निष्कर्ष निकालते हैं। अर्थात जब कोई चीज बनी बनाई मिल जाती है, कोई भी आकृति, तो हम उसे पहचानते हैं। जब खुद बनाते हैं तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलती हैं कि ऐसा से ऐसा करने पे क्या हुआ, या फिर जब ऐसा करते हैं या फिर उन्हें ऐसा बनाते हैं तो बनता है, ऐसा बनाए तो नहीं बनता। या बहुत से संबंध जानते हैं, उन निष्कर्षों या संबंध को यहाँ पे थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पे हमें ज्यामिति से रिलेटेड बहुत सी थ्योरम पढ़ने को मिलती है। थ्योरम की शुरुआत तो 8वीं में हो जाती है, लेकिन बेसिक थ्योरम होती है। हर प्रकार की थ्योरम और कंडीशन हम यहाँ पे 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति में जो हमने घन, घनाभ, शंकु, बेलन सीखा था तो उनके भी इनका घन, घनाभ का इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण निकालना, तिर्यक ऊंचाई निकालना, आयतन निकालना। मतलब इन सब चीजों को हम 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति में करते हैं। और अलजेब्रा के बड़े बड़े सवाल लगाते हैं। वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। एक साथ 2 2 3 3 समीकरण को हल करते हैं। अज्ञात राशियों को मान निकालते हैं। बहुत से सवालों को हम बीजगणित या फिर इन अज्ञात राशियों की सहायता से हल करते हैं या यहाँ पे हल करना उन्हें सीखते हैं। और अलजेब्रा के बाद हमारी अंकगणित हो गई, हमारी अलजेब्रा हो गई, हमारी ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई, स्टेटिस। अब स्टेटिस में जो हमने सीखा तो प्रोबेबिलिटी, पहले हमने सिक्का और पासा सीखा, तो और भी जितने प्रकार की प्रायिकता है वो पढ़ने को मिल जाती है। और 9वीं 10वीं में अब यहाँ पे 2 प्रकार से तो प्रायिकता को और आगे पढ़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अब विभिन्न आकृतियों में जैसे हम यहाँ पे आयत चित्र सीखते हैं, दंड आरेख से विभिन्न कंडीशन या मान निकालते हैं, पाई चित्र सीखते हैं, रेखा चित्र के सवालों को हल करना सीखते हैं, पिक्टोग्राफ के सवाल या फिर इसके द्वारा विभिन्न कंडीशन को या फिर किस प्रकार हम विभिन्न मान निकालते हैं वो जानते हैं। 9वीं 10वीं में ये, या फिर 9वीं बेसिक रूप से पहले ये बताया गया। फिर 10वीं में समांतर माध्य, बहुलक, मध्य का, निर्वाय खर्च सूचकांक
प्रसरण गुणांक, मानक विचलन, माध्य विचलन, विसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक, इन प्रकार की सारी चीजों को जो स्टेटस में होता है तो 9वीं 10वीं वहां पर हम पढ़ते हैं। अर्थात हर प्रकार से स्टेटस की शुरुआत की तो जो मीडियम रूप से है स्टेटस में पूरा हम यहाँ पर 9वीं 10वीं में पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार प्रायिकता में भी बहुत चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखते हैं कक्षा 11वीं 12वीं हम क्या पढ़ते हैं। यदि कक्षा 11वीं में देखें कि हम मैथ में कक्षा 11वीं में क्या क्या पढ़ते हैं, तो कक्षा 11वीं में जो शुरुआत की शाखाएं हैं उनका और उच्च लेवल में विस्तार होता है। जैसे हम अंकगणित में इसमें समिश्र संख्याएं पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कि ये समिश्र संख्याएं क्या होती हैं, ये किस प्रकार बनती हैं और इनसे संबंधित विभिन्न मान निकालते हैं। इनका पूर्णांक कैसे निकाला जाता है, मापांक कैसे निकाला जाता है, इन्हें ध्रुवीय रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और फिर दो समिश्र संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और इससे संबंधित कुछ थ्योरम भी पढ़ते हैं। समिश्र संख्याएं के अलावा इसमें हम वर्ग समीकरण, जिसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, उसे पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण जब चर की घात 2 हो, अर्थात किसी समीकरण में जब चर की घात अधिकतम 2 हो, या फिर त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण है तो उस चर की जिसकी घात 2 है उसके 2 मान निकलेंगे, त्रिघात में 3 मान निकलेंगे। तो इन समीकरण को हल करके उसके 2 या 3 जो वैल्यू उन्हें फाइंड करना। फिर इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ सीरीज पढ़ते हैं, ये समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी। जहात्मक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी की जस्ट उल्ट विपरीत होती है। अर्थात है कि गुणोत्तर श्रेणी में हमने सर्वांतर निकाला है 2, यदि हमारा समांतर श्रेणी का सर्वांतर 2 है, इसका समांतर श्रेणी को एपी से शो करते हैं, तो हरात्मक श्रेणी का जो हमारा सर्वांतर होगा 1/2 होगा। यदि इसका प्रथम पद 4 है तो इसका प्रथम पद 1/4 होगा, मतलब वो क्या होती है, उसकी विपरीत होती है। तो इसके बाद यहाँ पर एक कुछ मोस्ट चीज प्रारंभ होती है जिसे हम बोलते हैं आव्यूह और सारणिक। यहाँ पे 2 चीजें हमें पढ़ने को मिलती है जिनका प्रारंभ होता है, जो प्रारंभिक रूप में है कि आव्यूह सारणिक क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार इनकी मतलब रचना होती है, कितने प्रकार होते हैं, इनके मूलभूत गुण क्या होते हैं, फिर किस प्रकार हल करते हैं। ये सब हमें यहाँ बेसिक रूप में पढ़ने को मिलता है। फिर इनका विस्तार हमें बीएससी में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर में पढ़ते हैं, बीएससी में पूरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ने को मिलता है। और इस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को मिलता है जिसमें हमें मतलब एक बुक में, एक सब्जेक्ट में 1 से अधिक चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर जो आव्यूह होता है तो मतलब यहाँ पे इसके बारे में कम बताया गया है। इसका पूरा विस्तार रूप हम बीएससी में पढ़ते हैं। और आव्यूह सारणिक क्या है, अंकों को एक निश्चित पंक्तियों या स्तंभों के रूप में रखकर बनाए गए प्रतिरूप को हम आव्यूह या सारणिक बोलते हैं, मैट्रिक्स या डिटरमिनेट बोलते हैं। यदि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है तो इसे हम सारणिक बोलेंगे। यदि हमने पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं ली है, इनकी पंक्ति ज्यादा या कम है, स्तंभ कुछ अलग है, तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है या जो संरचना बनती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। फिर आव्यूह सारणिक के पश्चात यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी शुरुआत 9वीं 10वीं में हो जाती है, पूरा बेस, पूरे त्रिकोणमिति फलन कौन कौन होते हैं, विभिन्न कोणों में इनके मान निकालना, इनके मान कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे ज्ञात होते हैं, सब हम 9वीं 10वीं में शुरुआत में पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे उसका विस्तार पढ़ने को मिलता है, जैसे इनसे संबंधित बहुत सवाल हल करना। और इसका मेन चीज होता है ट्रिग्नोमेट्री द्वारा हम हाइट, ऊंचाई और डिस्टेंस, दूरी फाइंड करते हैं। और भी कई प्रकार के सवाल हम इससे रिलेटेड यहाँ पर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। फिर इसमें यदि ज्योमेट्री की बात करें तो हमने 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पढ़ाए हैं। अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांकों पढ़ते हैं, जैसे परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, आयताकार अति परवलय, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सांकों की रचना करना। और सांकों की रचना करेंगे तो ज्योमेट्री में आ जाएगा। इनके संबंधित ध्रुव के निर्देश निकालना, इनकी लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष निकालना, क्योंकि जो सांक होते हैं इनमें लघु अक्ष भी मतलब इनका आकार चारों सममित नहीं होता।
तो इसके बाद इसमें हमें कुछ नई चीजें और पढ़ने को मिलती है, जैसे संचय और क्रमचय। संचय कॉम्बिनेशन और क्रमचय परम्यूटेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन को हम सी से शो करते हैं, क्रमचय को संचय को सी से शो करते हैं, परम्यूटेशन क्रमचय को पी से शो करते हैं। इन दोनों को पढ़ने के लिए या हमें इन्हें सीखने के लिए फैक्टोरियल को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इन दोनों के मान फैक्टोरियल पर ही डिपेंड होते हैं। इस सिंबल को हम फैक्टोरियल बोलते हैं और इसे हम दो में से किसी भी चिन्ह से शो कर सकते हैं। इसकी हमें किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालना है, किसी भी अंक का मान फैक्टोरियल में किसी भी अंक का फैक्टोरियल मान निकाला जा सकता है। यदि उसका मान निकालना तो हम क्या करते हैं, उसे उस अंक से प्रारंभ करके लगातार एक तक उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस प्रकार जो वैल्यू आती है वो फैक्टोरियल उस अंक का फैक्टोरियल मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर लेंगे तो कितना है, 5 का 4 में 20 हो जाएगा, फिर 20 का 3 बार 60 और फिर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 है। तो इस प्रकार किसी फैक्टोरियल मतलब उस अंक से प्रारंभ करके लगातार एक कर उसका मल्टीप्लाई कर दो। यदि हम फैक्टोरियल जब जान लेते हैं तो फैक्टोरियल द्वारा हम क्रमचय और संचय की वैल्यू इनसे संबंधित विभिन्न सवाल को कर सकते हैं। इसके अलावा एक गामा भी होता है जिसे हम ऐसे शो करते हैं, और गामा फैक्टोरियल में ये अंतर होता है, यदि फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो 5 लिया जाएगा और 5 से प्रारंभ करके 1 तक गुणा करेंगे, और गामा मान निकालना तो उसमें 5 जो अंक का मान निकालना वो नहीं लिया जाता और उसका भी हम प्रारंभ करके 1 तक मान निकाल लेते हैं। अर्थात इसका मतलब 5 इसमें शामिल है और गामा में मतलब है इसमें 5 शामिल नहीं है, 5 से एक कम वाले अंक से प्रारंभ करते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 का 3 बार तो 12 हो जाएगा, और 12 का 2 बार तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकालता है, ये सूत्र के रूप में लिखें तो सूत्र रूप में होता है गामा एन की वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होती है ना। तो गामा फैक्टोरियल में क्या होता है, गामा की वैल्यू अधिक होती है, बड़ी होती है, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, उससे कम होती है। तो ये पढ़ने का क्रमचय और संचय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो अभी हमने समांतर श्रेणियां पढ़ी थी, अब कुछ और प्रकार की सीरीज पढ़ते हैं, जैसे चर घातांकी श्रेणी और लघुगणकीय श्रेणी। चर घातांकी श्रेणी मतलब वो सीरीज जिसका हम विस्तार करें तो उसके पदों में या उनके पदों की घात लगातार रूप से बढ़ती जाए, तो हम उसे बोलते हैं चर घातांकी श्रेणी। विभिन्न प्रकार की चर घातांकी श्रेणियों का प्रसार पढ़ते हैं, उनसे संबंधित बहुत से सवाल लगाते हैं। लघुगणकीय सीरीज जैसे जब हम लघु गुणक का उपयोग करें, 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2 का विस्तार करें, 1 माइनस लॉग एक्स की होल पावर 2 का विस्तार करें। जब हम लघु गुणक का उपयोग करें किसी भी श्रेणी में या कोई श्रेणी में लघु गुणक का उपयोग किया गया हो तो ऐसी श्रेणी को हम लघुगणकीय सीरीज बोलते हैं। फिर इसमें हमें गणितीय आगमन भी पढ़ना, गणितीय आगमन भी है और द्विपद प्रमेय भी है। मतलब इससे बहुत सी नई नई चीजें यहाँ पे इंक्लूड है 11वीं में, क्योंकि 11वीं में अब हम मैथ सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट या पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो मैथ की सभी बेसिक या फिर हाई लेवल मतलब उच्च लेवल की चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं, जिसके द्वारा हम उस सब्जेक्ट से में बहुत सी चीजों को या उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा चीजों को जान सकें। अब यदि हम स्टेटिस की बात करें कि कक्षा 11वीं में हम स्टेटिस सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं, तो जो हम 9वीं 10वीं में समांतर मध्य का और बहुलक निकालना सीखाए हैं, तो हमने वहीं पे बता दिया था माध्य विचलन मानक विचलन। तो वहां पर 9वीं 10वीं में जो हमने समांतर माध्य बहुलक निकाला था, तो वो वहां पर है उनसे संबंधित और भी टर्म, जैसे माध्य विचलन निकालना, मानक विचलन निकालना, विचरण गुणांक निकालना। विचलन गुणांक और विचरण गुणांक अलग अलग है ना। विचलन गुणांक निकालना और विचरण गुणांक निकालना और प्रसरण गुणांक निकालना है ना। तो वो सब करने के बाद माध्य विचलन, मानक विचलन, विचलन गुणांक, विचरण गुणांक और प्रसरण गुणांक, ये हम यहाँ पर और निकालना सीखते हैं इसमें स्टेटिस में। और ये हमारा पूरा 11वीं में होता है कि 11वीं में किस प्रकार जब हम मैथ को एक मेन सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं तो इसमें और कौन कौन नई नई चीजें पढ़ने को मिलती है। इसके बाद यदि हम 12वीं की बात करें
तो 12वीं इससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सी बेसिक चीजें बताई गई हैं। 12वीं में कुछ अलग चीजें बताई गई हैं, लेकिन उनका जो स्तर है 12वीं का, तो 11वीं अपेक्षा थोड़ा इजी मिल जाता है। हम किसी भी पार्टिकुलर बोर्ड की या बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन देख रहे हैं कि मेन चीजें हमें क्या क्या जो बेसिक रूप में जो शुरुआत होती पढ़ने की किसी भी क्लास में, तो क्या क्या पढ़ते हैं 12वीं में। तो पहले आंशिक भिन्न कि आंशिक भिन्न क्या है, और आंशिक भिन्नों को हल करके विभिन्न मान निकालना। फिर इसमें वहां पे शुरुआत जो आंशिक भिन्न हमारी कहाँ पे हो गई, ये हमारी अंकगणित में हो गई। ट्रिग्नोमेट्री की बात, एलजेब्रा की बात करें वहां पर, तो एलजेब्रा में हमें मिलता है फलन, विभिन्न प्रकार के फलन हैं, तो फलन में हमें उन फलन की सीमा और सान्तत्य निकालते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो शुरुआत में हमने सीखा, फिर यहाँ पे ऊंचाई और दूरी निकाला, तो 12वीं में हमें मिलता है प्रतिलोमीय त्रिकोणमितीय फलन निकालना। अर्थात जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने किसी फलन का मान निकालना सीखा था, अब उसका प्रतिलोम निकालना, मतलब उसका विपरीत मान निकालना। फिर ज्योमेट्री में यहाँ पर हम कुछ अलग चीजें, बेसिक चीजें, और बहुत सरल है, या फिर इसे हम बीजगणित में बोल दें दिक्विजय निकालना, ये दोनों में आ जाएगा क्योंकि ये एक समीकरण होगा चर के रूप में। दिक्विजय, दिक अनुपात निकालना, कोई समीकरण दिया है, कोई समतल पढ़ते हैं, फिर समतल को कोई समीकरण समतल का दिया, तो ये है कि कोई भी समीकरण दिया तो ये समतली है कि असमतली है, और कुछ हमें बिंदु दिए गए हैं तो इन्हें हम समरेखी और असमरेखी सिद्ध करना। ये सब हम कहाँ, ये सब चीजें हम 12वीं पढ़ते हैं। फिर 12वीं में एक मैथ की एक नई ब्रांच या सब ब्रांच बोल दे, उसकी शुरुआत होती है 2 ब्रांचों की। एक है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। कोई संख्या सदिश क्या होती है, यदि किसी संख्या को शो करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़े या दिशा भी शो कर दी जाए तो सदिश संख्या, दिशा शो ना करे तो अदिश संख्या हो जाएगी। जैसे 2 हमारी अदिश है, दिशा नहीं बताई, लेकिन यदि हमें इसमें दिशा लगा दे तो हो जाएगी हमारी सदिश हो जाएगी। दिशा मतलब कि ये फिर एक्स अक्ष में है कि वाई अक्ष में कि जेड, किसकी बात कर रहे हैं, तो हमें फिर इसके हमें निर्देशांक भी लेने पड़ते हैं। एक्स अक्ष में आई लगाते हैं, वाई में जे लगाते हैं, जेड में के लगाते हैं। आई लगा तो वो एक्स अक्ष में स्थित है, और वाई लगा तो वाई अक्ष में है, जेड लगा तो के अक्ष में है, और कैप लगा देते हैं, इन्हें वेक्टर सदिश बोलते हैं। तो जब सदिश निकालना सीखते हैं, सदिश क्या है, तो सदिश होते क्या हैं, इनकी शुरुआत तब किस प्रकार है प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करने के बाद सदिश राशियां, समीकरण, फिर सदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भागफल, और जब सदिश राशियों जोड़ना, घटाना और गुणनफल पढ़ते हैं। जब गुणनफल करते हैं तो सदिश राशियों गुणनफल 2 प्रकार से किया जा सकता है, सदिश गुणा और अदिश गुणा। तो मतलब यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में की एक नई ब्रांच की शुरुआत हो जाती है। फिर सदिशों से संबंधित बेसिक चीज जानने के बाद जब गुणा कर लेते हैं तो इसमें कुछ चीजें और हैं, इनका डाइवर्जेंस निकालना, इनके ग्रेडियंट का मान निकालना, इनके कर्ल का मान निकालना। फिर इनका जो विस्तार रूप है वो बीएससी में पढ़ते हैं, जहां इनसे संबंधित विभिन्न थ्योरम और उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरी जो शाखा की शुरुआत होती है इसे बोलते हैं कैलकुलस, मतलब कलन गणित की शुरुआत होती है। कलन में हम अवकलन सीखते हैं। अवकलन क्या है, अवकलन एक प्रकार का ऑपरेटर है, जिस प्रकार हम बोले 2 + 2 को जोड़ दो, तो ये जो बीच में हमने संक्रिया लगाई इसे बोलते हैं ऑपरेटर, जो कोई भी काम करने का निर्देश देता है। ये हमें निर्देश दे रहा है कि 2 3 को जोड़ दिया जाए, इसे ऑपरेटर बोलते हैं। उसी प्रकार अवकलन भी एक प्रकार का ऑपरेटर है ना, जिसे हम डिफरेंशियल बोलते हैं। ये हमें जब ऑपरेटर ये करते हैं तो जिस प्रकार किसी संख्या में हमने प्लस लगा दी तो उसके मान को बढ़ा देता है, लेकिन डिफरेंशियल अवकलन ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को घटा देता है। और ये चर अचर दोनों में लगाया जा सकता है ना, अचरों का भी कर सकते हैं और चरों का भी कर सकते हैं। और चरों का हमेशा क्या, अचरों का हमेशा 0 आता है, चर के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसके कुछ बेसिक सूत्र हैं जिनके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। फिर इसमें अवकलन का बेसिक भी है, मीडियम रूप भी है, कठिन अवकलन भी हमें पढ़ने को मिलता है 12वीं में ही। फिर दूसरी चीज इसकी जो अपोजिट ऑपरेटर होता है, संक्रिय से बोलते हैं समाकलन।
अवकलन विभिन्न राशियों के मान को कम कर देता है और अवकलन इसके मान को जितना कम करता है, समाकलन उस राशि के मान को उतना ही बढ़ा देता है। अवकलन के जस्ट विपरीत संक्रिय समाकलन होती है। समाकलन का ही बेसिक, समाकलन क्या है, बेसिक सूत्र, समाकलन करना सीखना, फिर इसके मीडियम समाकलन भी मतलब मध्यम रूप में, और कठिन समाकलन भी यहीं पे हम सीखते हैं। तो इसे बोलते हैं हम कलन। तो यहाँ पे दो प्रकार मैथ की दो शाखाओं की शुरुआत होगा, वेक्टर एनालिसिस और कैलकुलस कलन की। फिर इसमें जो हम स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे हम सह संबंध निकालना सीखते हैं, कोरिलेशन, और समासरण रेखाएं सीखते हैं। समासरण क्या है, समासरण रेखाएं क्या है, इनके विभिन्न सवाल करते हैं और इनके बारे में जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिग्रेशन। फिर इसमें कुछ और भी है, एक बहुत अच्छी बात है इसमें, प्रोबेबिलिटी स्टेटस हो गई, और प्रोबेबिलिटी स्टेटस के अंदर ही मिलती है पढ़ने को। प्रोबेबिलिटी जो है स्टेटस का ही भाग है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को पूर्ण रूप में रखा गया, 12वीं पूरा पढ़ाया गया है। इस छोटी क्लास में हमने एक सिक्के या एक पासे के द्वारा सवाल हल किए। यहाँ पर एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का लेके सवाल करना, एक पासा, दो पासा, तीन पासा ले लो, या फिर हमें इसमें एक थैले से कोई गेंद निकालनी है, दो थैला या तीन थैला हो। और फिर इसके अलावा हमें कुछ समूह दिए गए हैं, लड़के लड़कियों बच्चों के 3-4 समूह। इन समूह से एक, दो या तीन, एक लड़का या दो लड़की, 3 बच्चों को चुनकर कितने प्रकार समूह बनाए जा सकते हैं। फिर हमें किसी की प्रतिबंधी प्रायिकता निकालना या प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना है ना। और इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की प्रायिकताएं हैं, प्रायिकता में जितनी प्रकार की कंडीशन होती हैं, वो सब हमें 12वीं पढ़ने को मिल जाती हैं। अर्थात यहाँ पे प्रायिकता हमें पूर्ण रूप में पढ़ने को मिलती है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है, ताकि हम प्रायिकता को पूरी तरह कंप्लीट कर सकें। फिर इसके साथ यहाँ पर एक आंकित विधियां, फिर इसके साथ ही यहीं पर हम आंकित विधियां भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशन में कुछ क्षेत्रफल के भी सूत्र बताए गए हैं, जैसे समलंबी नियम द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिम्पसन नियम द्वारा क्षेत्रफल निकालना, या सिम्पसन नियम का यूज करना, या सिम्पसन नियम से किस प्रकार हम सवाल हल करते हैं, सिम्पसन का 1/3 नियम लगाना, या सिम्पसन का 3/8 नियम यूज करना, या फिर उसे सीखना। तो ये सब पूरा 12वीं में क्या क्या पढ़ते हैं। 12वीं में कुछ नई बेसिक है, और बेसिक के साथ कुछ नई चीजें हैं। वेक्टर एनालिसिस, जिसका आगे जो शुरुआत है बेसिक रूप में बताया जाता है, शुरुआत किस प्रकार होती है, इसकी फंडामेंटल चीजें बताई जाती हैं, और इसका पूरा विस्तार है बीएससी में पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार कलन, अवकलन और समाकलन पढ़ते हैं, इसका विस्तार जो है पूरा बीएससी में पढ़ने को मिलता है। और ये क्या हो गया हमारा 11वीं और 12वीं का। अब देख ले रहे हैं कि बीएससी में हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं। जब हम मैथ से ग्रेजुएशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात, बीएससी या बीए करो या किसी सब्जेक्ट से भी करो, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे प्रेजेंट में बीए बीएससी ईयरली है, पहले सेमेस्टर थी, तो इसमें ये फायदा मिलता है कि यदि हम मैथ से लिए हैं तो हमें फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। मैथ की एक ईयर में 3 बुक होती हैं, तो 3 बुक हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 3 सेकेंड ईयर में, 3 फाइनल में, टोटल 9 बुक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की भी टोटल 9 पढ़ते हैं, 3-3 करके, फिजिक्स की 2 पढ़ते हैं हर ईयर, तो टोटल 6 बुक पढ़ते हैं। तो यदि हमने किसी भी सब्जेक्ट की जब इतनी 6 या 9 बुक पढ़ी हैं, तो सोचो उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिला है। यदि हम बीएससी में मैथ की 9 बुक पढ़ते हैं, तो पूरा मैथ का यदि हमारा फंडामेंटल बेसिक क्लियर है, तो जो मेन चीजें हैं वो सब कुछ हमें पढ़ने को दोबारा मिल जाती हैं। एक प्रकार से जो 11वीं में हमने पढ़ना चालू किया था किसी सब्जेक्ट को, यदि हमने मैथ को, तो जो इसमें मैथ में नई चीजें पढ़ी, वो दोबारा हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल जाता है। फिर सेकेंड ईयर में उनका विस्तार होता है, या फिर उनका मतलब और विस्तार पढ़ते हैं, या फिर जो कुछ भी बच गया है, या फिर इनके संबंधित और जो भी हाई लेवल का है, उच्च लेवल का, वो हम जाकर फाइनल में पढ़ लेते हैं।
यदि हम देखें कि हमने बीएससी मैथ की 9 बुक पढ़ी हैं तो हमने लगभग अपनी 70 से 80 तो लगभग हमने अपनी 60 से 70% मैथ कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो कुछ बचा तो हम आगे क्लास में पढ़ लेते हैं। जैसे हम बीएससी और मैथ में बताएंगे कि मैथ में हम जो भी बुक पढ़ते हैं 9 बुक, तो उनका नाम क्या होता है, उन बुक में हम क्या क्या पढ़ते हैं और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अब यदि बीएससी की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ की 3 बुक होती हैं, जिनमें से जो पहली बुक होती है उसका नाम है आव्यूह सिद्धांत, बीज गणित तथा त्रिकोणमिति, अर्थात मैट्रिक्स थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। तो बीज जो आव्यूह सिद्धांत है, तो हम आव्यूह के बारे में कक्षा 11वीं में शुरुआत कर चुके हैं कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह कैसे बनाया जाता है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, आव्यूह की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, इनके गुण क्या होते हैं, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। और अब उसी प्रकार अब आगे बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें जो बीएससी मैथ की बुक होती है उसमें आव्यूह का विस्तार रूप पढ़ने को मिलता है। और वहां पर हमने 11वीं में आव्यूह को हल करना भी सीखा था। अब आव्यूह को हल करते हुए इससे और भी चीजें ज्ञात करना और विभिन्न प्रकार के आव्यूह प्राप्त करना या फिर एक आव्यूह को दूसरे प्रकार के आव्यूह में बदलना, ये सब यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके साथ ही इसी बुक बीएससी फर्स्ट ईयर में ही हम आव्यूह को बीजगणितीय समीकरण में बदलना और बीजगणितीय समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखना भी सीखते हैं कि किस प्रकार हम बीजगणितीय समीकरण से आव्यूह बनाएंगे या किसी आव्यूह को किस प्रकार समीकरणों के रूप में लिखा जाएगा। और समीकरणों को जब हम इन्हें एक दूसरे परिवर्तित कर सकते हैं और यदि हम आव्यूह को हल करना जानते हैं तो हम आव्यूह सहायता से उन समीकरणों को हल करके विभिन्न चरों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें विभिन्न समीकरण दिए हैं तो आव्यूह के रूप में लिख कर उन्हें उनका कोई आव्यूह है तो उसका अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है, उस आव्यूह से अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त करना और उसके अभिलाक्षणिक मान निकालना, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना, ये सब हम आव्यूह में और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। फिर आव्यूह की स्वतंत्रता और परतंत्रता निर्धारण करना कि कोई आव्यूह दिया है तो वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये भी हम यहाँ पर आव्यूह में पढ़ते हैं। इसके अलावा आव्यूह संबंधित कुछ मोस्ट थ्योरम और जैसे कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ये सब, और आव्यूह समघात और असमघात समीकरणों को आव्यूह की सहायता से हल करना। और फिर इसके बाद इसमें बीजगणित और त्रिकोणमिति भी हमें पढ़ना है। तो बीजगणित में हम विभिन्न प्रकार की सीरीज जो है समीकरण है, तो यदि कोई बीजगणितीय समीकरण है तो उसे समांतर श्रेणी के सिद्धांत द्वारा या हरात्मक श्रेणी के सिद्धांत द्वारा या गुरुत्वर श्रेणी के सिद्धांत द्वारा किस प्रकार उन समीकरणों को हल किया जाएगा, बीजगणित में हम यहाँ पर ये चीजें पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मैथ की एक नई शाखा या उपशाखा बोल दिया जाए उसकी शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स या बूलियन मैथमेटिक्स, जिसे हम तर्क गणित या बूलीय गणित भी या बूलीय बीजगणित भी हम कहते हैं। अर्थात इसमें भी चर का उपयोग किया जाएगा तो इसे बूलीय बीजगणित भी कहा जा सकता है। इसमें है क्या, तो हम जानते हैं कोई वाक्य जो है, तो कोई वाक्य जो होता है तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर तर्क वाक्य की यदि बात की जाए तो कोई वाक्य तर्क वाक्य कब होता है, यदि उसकी केवल 2 ही प्रोबेबिलिटी हो, अर्थात वो सत्य हो या फिर वो असत्य हो, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन संभव न हो, तो ऐसे वाक्यों को हम तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो ये चीज सही होगी या गलत होगी, अर्थात ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो कहेंगे ये वाक्य कैसा है, तर्क वाक्य है। लेकिन यदि इसी में बोल दिया जाए कि शायद राम बाजार जाता है, तो फिर इसके सत्य और असत्य होने की प्रोबेबिलिटी, सत्य असत्य हो भी सकता है, या फिर इसके अलावा
इसके अलावा सत्य और असत्य के अलावा और भी इसकी कंडीशन संभव हो जाएंगी। अर्थात केवल जब किसी कोई वाक्य सही हो या कि असत्य हो, मतलब कोई वाक्य सत्य हो या असत्य हो, तो ऐसे वाक्यों को तर्क वाक्य कहते हैं। हमें इसमें तर्क मैथमेटिक्स में इन तर्क वाक्यों को गणित के कुछ सिंबलों की सहायता से इन्हें प्रदर्शित करना है। यदि बुली बीजगणित पढ़ना है, कोई भी यदि बीजगणित है तो बुली बीजगणित कब होती है, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि यदि वो निम्न शर्तों का पालन करे तो शर्तों का पालन करा दे तो बुली बीजगणित बन जाएगी। तो बुली बीजगणित की अवधारणा पढ़नी है और इसमें जो सब और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकारों को हल करना है। तथा फिर इसमें पहला चैप्टर, दूसरा, इसमें भी दो तीन चैप्टर हैं। जैसे एक में वाक्यों को सिंबलों के रूप में प्रदर्शित करना, जिसे हम गणित की भाषा कह देते हैं, बुली बीजगणित पढ़ना, और कुछ फलन दिए गए हैं जिन्हें हम बुली फलन बोलते हैं, और इन फलनों को संयोजनी रूप में लिखना, वियोजनी रूप में लिखना। इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो तब उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़नी है, कुछ उससे उच्च लेवल के सवाल हल करना है, विभिन्न प्रकार की कंडीशन फाइंड करने हैं और विभिन्न टाइप के क्वेश्चन को हल करना है। और फिर इसमें हमें कुछ प्रतिलोमी त्रिकोणमिति फलन भी याद करना है, जैसे ग्रेगोरी श्रेणी, चर घातांकी श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी। ये कुछ श्रेणियां पढ़ना है और इन श्रेणियों को हल करने की विधियां कि हम किसी श्रेणी को किस प्रकार हल करेंगे। तो इतना सब हमें फर्स्ट बुक में पढ़ना है, जिसका नाम है आव्यूह सिद्धांत, मैट्रिक्स थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। इसकी जो दूसरी बुक है वो दूसरी बुक में बीएससी फर्स्ट ईयर की वो है हमारी कलन एंड अवकल समीकरण, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस बुक का नाम ही है कलन, तो हमें इस बुक में कुछ चैप्टर या फिर बहुत चैप्टरों में अवकलन पढ़ना है और बहुत चैप्टरों में समाकलन पढ़ना है। अवकलन में देखा जाए तो हमने जो बेसिक अवकलन पढ़ रखा था, अब हमें क्या करना है, हमने एक बार अवकलन किया, पहले 2 बार किया, और हमें n बार अवकलन करना है। अर्थात किसी फलन का या समीकरण का n बार अवकलन करना है। n बार अवकलन करने की लेबनिज प्रमेय है वो पढ़नी है। इससे संबंधित और कुछ टेलर सीरीज है, टेलर श्रेणी, मैक्लॉरिन श्रेणी, वो चीज पढ़नी है। और इसमें अनंत स्पर्शी वक्रता, हमें वक्रों का अनुरेखण करना है। हमें एक वक्र दे दिया जाएगा समीकरण के रूप में, यदि एक वक्र का समीकरण है तो हमें उसका चित्र बनाना है। तो हम वक्र के समीकरण से कुछ मोस्ट चीजों के द्वारा हम उसका केंद्र निकालेंगे, सममिति निकालेंगे, अनंत स्पर्शी निकालेंगे, उसके निर्देशांक निकाल लेंगे किस बिंदु से जाता है। इसके आधार पर हम अक्षों पर उस वक्र को बनाएंगे अर्थात उसका अनुरेखण करेंगे। फिर आगे हमें समाकलन पढ़ना है और समाकलन का जो बेस पढ़ाए थे, तो एक बार समाकलन क्या होता है वो सब हम पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में। अब समाकलन अब भिन्न भिन्न प्रकार के समीकरणों फलनों का समाकलन करना है। समाकलन का एक प्रकार होता है निश्चित समाकल, अर्थात वो समाकल जिसमें सीमा दे दी जाए। समाकलन के संबंधित कुछ सूत्र डिराइव करने हैं जिन्हें हम बोलते हैं समानीयन सूत्र, रिडक्शन फॉर्मूला, वो पढ़ने हैं। फिर इसके बाद विभिन्न वक्रों की हमें लंबाइयां ज्ञात करनी है जिन्हें हम बोलते हैं चापकलन, और विभिन्न प्रकार के वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिन्हें हम कहते हैं क्षेत्रफलन। अर्थात हमें चापकलन और क्षेत्रफलन पढ़ना है। तथा हमें हमने क्या पढ़ लिया, अवकलन पढ़ लिया, समाकलन पढ़ लिया। अब अवकल समीकरण से संबंधित विभिन्न चीजें यहाँ पर हमें सीखना है। जैसे हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, छोटी क्लास में हमने 12वीं में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। एक कोई समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में लिखा है और इसकी घात यदि इसमें 1 है चर की अधिकतम घात, तो ऐसे समीकरण को बोलेंगे ये y में रेखिक समीकरण है। यदि x में रेखिक समीकरण लिखना हो तो हम इसे केवल यहाँ x जो हमारा परतंत्र चर है वो x बन जाएगा,
यदि परतंत्र चर x हो तो इसे बोलते हैं हम x में रैखिक समीकरण। यदि परतंत्र चर y हो और इसकी घात 1 हो तो इसे बोलते हैं y में रैखिक अवकल समीकरण। जो जिसका भी अवकलन किया जाता है वो परतंत्र चर होता है और जिस चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो स्वतंत्र चर होता है। और रैखिक अवकल समीकरण पढ़ने के पश्चात हमें एक घात वाले, द्वि घात वाले, तीन घात वाले या उच्च घात वाले समीकरण होते हैं। हम किसी का यदि एक बार अवकलन करेंगे तो उसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। किसी समीकरण का दो बार अवकलन किया जाए तो उसे बोल देते हैं द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। यदि और घात अलग है, चर की जो अधिकतम घात होती है तो हम बोलते हैं एक घात वाला समीकरण। यदि उसका एक बार अवकलन करना तो उसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। तो हमें एक घात, दो घात या उच्च घात वाले समीकरणों का प्रथम समीकरणों को का एक बार, दो बार या फिर अधिक बार अवकलन करना है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रथम कोटि, प्रथम घात, द्वितीय कोटि या उच्च घात वाले अवकल समीकरण। फिर हमें यहाँ पर अवकल समीकरण से संबंधित की विधि पढ़नी जिसे हम बोलते हैं प्राचल विधि। अर्थात अब अवकल समीकरण को हल करने की प्राचल विधि पढ़ना है। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड बुक हो गई। हमारी जो थर्ड बुक है तो हमने 12वीं में ही पढ़ा था मैथ में एक उपशाखा या शाखा जिसे हम बोलते हैं एनालिटिक मैथमेटिक्स, विश्लेषण गणित। तो हमें यहाँ पर जब विश्लेषण है तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, सदिश वेक्टर एनालिसिस, सदिशों का विश्लेषण पढ़ा था और सदिशों के बारे में बेसिक पढ़ा था। अब हमें सदिशों को विस्तार रूप में पढ़ना है। तो जो तीसरी बुक का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, अर्थात सदिश विश्लेषण और ज्यामिति। तो सदिश की पूरा बेसिक, सदिश होता क्या है, सदिश है क्या, हम यदि किसी राशि में दिशा को डिफाइन कर दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए तो सदिश है, दिशा ना बताई जाए तो अदिश है। फिर दो सदिशों का जोड़ना, घटाना, गुणा। हम सदिशों का गुणा दो प्रकार से कर सकते हैं, सदिश गुणा और अदिश गुणा। तो हमें सदिशों का सदिश गुणा भी करना, अदिश गुणा भी करना है। अदिश गुणा केवल दो ही सदिश समीकरणों का या सदिश राशियों का किया जा सकता है और सदिश अदिश गुणा, सदिश तो हम दो सदिश राशियों का, तीन का, चार का कर सकते हैं। तो हमें दो राशियों को ही पढ़ना, तीन राशियों को ही पढ़ना है। किसी भी सदिश को समतली असमतली सिद्ध करना है, उसका आयतन निकालना है। इसके अलावा हमने जो इतना 12वीं पढ़ने को मिलता है तथा इसके अलावा यहाँ पर हमें किसी भी सदिश का ग्रेडियंट और उसका डाइवर्जेंस, उसका कर्ल ये भी निकालना है। और सदिशों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जैसे गॉस की प्रमेय, स्टोक की प्रमेय, ग्रीन की प्रमेय, इन्हें हल करना और इसमें सदिशों का अवकलन करना तथा सदिशों का समाकलन करना, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस अर्थात सदिश समीकरण में पढ़ने को मिलती हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हमारा ज्यामिति है। तो ज्यामिति में हमें विभिन्न प्रकार के सांकों, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, इनसे संबंधित हमें इनका केंद्रक, त्रिज्या निकालना, उत्केंद्रता, नाभि, लघु अक्ष का समीकरण, दीर्घ अक्ष का समीकरण, इन्हें दूसरे रूप में परिवर्तित करके इनके परिवर्तित समीकरण निकालना। इसके अलावा ज्योमेट्री में शंकु बेलन जो हम कक्षा 10वीं में पढ़ाए थे, तो हमने वहां पे शंकु बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन निकालना सीखा था। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के शंकु बेलन का समीकरण प्राप्त करना है। अर्थात शंकु बेलन का व्यापक समीकरण होता है, लेकिन हम जानते हैं शंकु बेलन कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। वो जितने प्रकार से बनाया जा सकता है तो उस स्थिति में उसका एक अलग अलग समीकरण होगा। तो किसी भी शंकु में कंडीशन दे दी जाएगी, शंकु की इस प्रकार का है या इस अक्ष में स्थित है या उसमें इतना कोण बन रहा है, तो इसका समीकरण प्राप्त कीजिए। और इसी प्रकार में एक होता है लंब व्यक्ति शंकु, तो लंब व्यक्ति शंकु समीकरण निकालना। शंकु समीकरण दिया है तो त्रिज्या और केंद्र निकालना, जब त्रिज्या और केंद्र दी गई है तो उससे शंकु समीकरण प्राप्त करना। इसी प्रकार बेलन में लंब व्यक्ति बेलन का समीकरण निकालो, विभिन्न कंडीशन में बेलन का समीकरण निकालो, बेलन की त्रिज्या और केंद्र दिया है तो उस बेलन का समीकरण निकालो, या किसी बेलन का समीकरण इतना तो उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या प्राप्त करना। तो इस प्रकार यहाँ पे शंकु बेलन में और भी नई चीजें सीखने को मिलती है, मतलब उनका भी यहाँ पे विस्तार पढ़ने को मिलता है।
इसके अलावा कुछ केंद्रिक परवलज होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के, जो हमने बताया अभी सांको, तो विभिन्न प्रकार के परवले होता है, तो परवले के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, उनके समीकरण कुछ डिफरेंट होते हैं। हम एक परवले को 3 अक्षों में किसी भी प्रकार विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं, और जितने प्रकार से उसे हम बनाएंगे उसकी हर कंडीशन में अलग अलग समीकरण होगा। उसी प्रकार दीर्घवृत्त भी अलग होता है। तो कुछ केंद्रीय सांकोज जैसे परवलय, दीर्घवृत्त, इनके विभिन्न प्रकार के समीकरण पढ़ना है और उनसे संबंधित हमें विभिन्न मान निकालना है। और इसमें जनक रेखाएं पढ़ना है। जनक रेखाएं होती हैं, अर्थात जो किसी भी आकृति को बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं जनक रेखाएं। तो जनक रेखाओं संबंधित विभिन्न चीज पढ़ना है और जनक रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये था फर्स्ट ईयर में 3 बुकें जो हमने बताई। इनमें विभिन्न बुकों में क्या क्या पढ़ते हैं। नॉर्मली जिस बुक का जो नाम है हम अधिकांशतः उस बुक में उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट बुक में मैट्रिक्स थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इनसे संबंधित जो पढ़ेंगे तो विस्तार बुक पढ़ेंगे अब 11वीं 12वीं से अलग, और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। सेकेंड बुक अवकलन और अवकल समीकरण, कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण और अवकलन और समाकलन का विस्तार है ना, जिसे अवकलन कलन बोलते हैं। कलन में अवकलन भी आता है और समाकलन भी आता है। थर्ड बुक में वेक्टर एनालिसिस, तो सदिशों में और भी मतलब आगे चीजें पढ़नी है जिसे हम वेक्टर एनालिसिस बोलते हैं। और ज्योमेट्री में सांको, केंद्रिक सांको या फिर वक्र, केंद्रीय सांकवज और शंकु, बेलन, जनक रेखाएं, ये सब चीजें हमें ज्योमेट्री में पढ़नी है। अब इसके बाद देखें बीएससी सेकेंड ईयर में, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में भी बीएससी फर्स्ट ईयर के समान 3 बुकें होती हैं। उसमें जो पहली बुक है उसका नाम है अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त क्या होता है, जब कोई चीज का आकार हो तो उसे मूर्त बोल देंगे, उसका कोई आकार नहीं तो उसे अमूर्त बोल देंगे। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे सवाल लगाना है जिन्हें उस रूप में हल ही नहीं किया जा सकता। तो हम इसे अब कैसे हल करेंगे। यदि हमें सिद्ध करना है कि कोई भी चीज जो दिया गया सिद्ध करें ये क्या है, सत्य है, तो नॉर्मल सी बात, यदि हमें सत्य सिद्ध करना है किसी भी कंडीशन को या किसी भी थ्योरम को, तो उसे सत्य सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। हम जानते हैं वो ऐसे ही होती है या फिर ये चीज सत्य है लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। तब इस कंडीशन में ऐसे सवाल और थ्योरम में हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ये चीज असत्य नहीं है। यानी किसी थ्योरम या किसी स्टेटमेंट या किसी कंडीशन सवाल को क्या सिद्ध कर दे कि असत्य नहीं है, तो नॉर्मल सी बात वो क्या होगा, सत्य ही होगा। तो इसे जो रूप में है उस रूप में प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम इसका विपरीत प्रूफ किया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, इसके विपरीत को प्रूफ करेंगे कि ये चीज असत्य नहीं, तो नॉर्मल सी बात वो क्या होगी, सत्य होगी। या फिर कई बार हमें इसे विरोधाभास पद्धति से हल करना होता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें समूह पढ़ना है और उप समूह पढ़ना है, ग्रुप, सब ग्रुप, प्रश्मान समूह पढ़ना है, नॉर्मल ग्रुप, चक्री समूह पढ़ना है, साइकिल ग्रुप, विभाग समूह पढ़ना है, क्वाड्रेंट ग्रुप, हमें सह समुच्चय पढ़ना है, कोसेट क्या होते हैं, सह समुच्चयों का विभाजन पढ़ना है, क्रमचय पढ़ना, परम्यूटेशन। हमने 11वीं में केवल क्रमचय को हल करना सीखा था, क्रमचय का मान निकालना सीखा था। यहाँ पर हमें क्रमचय का रूप की क्रमचय किस प्रकार का होता है, उसके और प्रकार तथा उसका किसी क्रमचय का विपरीत प्रतिलोम क्रमचय ज्ञात करना और इससे रिलेटेड और भी चीजें यहाँ पर सीखनी है। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पर समूहों की तुल्यकारता, समाकारता पढ़ने को मिलता है। समाकारता क्या है, समाकारता व तुल्यकारता क्या होती है, ये स्वाकारता क्या होती है, आंतरिक स्वाकारता क्या होती है, एकेकी संगतता क्या है। तो इन सब की कुछ कंडीशन होती हैं। तो कोई प्रतिचित्रण समाकारी तुल्यकारी कब होगा, जब कुछ शर्तों का पालन करे। यदि वो उस शर्तों का पालन करता है कोई प्रतिचित्रण रूपांतरण, तो वो समाकारी होगा या तुल्यकारी होगा, तो हम उस शर्तों का पालन कराएंगे और इन्हें विभिन्न चीजों ने प्रूव करेंगे। उसी प्रकार एकेकी संगतता में भी कुछ कंडीशन होती है। फिर इसके अलावा हमें किसी समुच्चय को यहाँ पर वलय, क्षेत्र, प्रांत सिद्ध करना है। कोई समुच्चय दिया होगा अंकों का, तब सिद्ध करना है, सिद्ध करो ये रिंग है, वलय है या फील्ड क्षेत्र है या डोमेन या प्रांत है। तो इनकी भी अलग अलग कंडीशन होती है। या दिया हुआ सेट, समुच्चय,
इन शर्तों का पालन करेगा कुछ तो वो वलय बन जाता है, अर्थात वलय की शर्तों का पालन करेगा तो वलय बन जाएगा। या फिर जो क्षेत्र की कंडीशन होती है उसका पालन करेगा तो क्षेत्र कहलाएगा, या फिर प्रांत की शर्तों का पालन करे तो प्रांत कहलाएगा। उसके बाद इसमें ही हमें बहुपदी वलय पढ़ना है, अर्थात जब कोई वलय बहुपद के रूप में हो, फिर बहुपदी वलयों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भी बहुत चीजें यहाँ पे पढ़ना, कुछ थ्योरम पढ़ना है। फिर पूर्णांकीय प्रांत पढ़ना है, अर्थात जब कोई पूर्णांक समुच्चय वो क्या हो पूर्णांक के रूप में है ना, और फिर यहीं पर हमें पूर्णांकीय प्रांत पढ़ना है, अर्थात ये प्रांत का एक रूप है जिसे बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत। तो ये हमारी फर्स्ट बुक थी। इसके बाद सेकेंड बुक की बात करें तो हमारी सेकेंड बुक है उच्च कलन, एडवांस कैलकुलस। तो हमें एडवांस कैलकुलस में उच्च कलन में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां और उनसे संबंधित और अनुक्रम और भी बहुत चीज पढ़ना है। जैसे अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के प्रकार, तो श्रेणी में जो विभिन्न पद होते हैं उन पदों के एक निश्चित क्रम को हम अनुक्रम कहते हैं। यहाँ पे जब अनुक्रम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना अभिसारी अनुक्रम क्या है विभिन्न प्रकार में उसके, और अपसारी अनुक्रम क्या है, परिबद्ध अनुक्रम क्या है, दोलिनी अनुक्रम क्या है, कोसी अनुक्रम क्या है, और एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या है, एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम क्या है, दिष्ट अनुक्रम क्या है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम क्या है, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम क्या है। किसी भी अनुक्रम को ये परिभाषाएं और किसी भी अनुक्रम को ये प्रूव करना, हमें ये सब यहाँ पे पढ़ना है। और एक अनुक्रम को दूसरा अनुक्रम हो सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी, अर्थात अनुक्रम के विभिन्न प्रकार और इनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें यहाँ पढ़ते हैं। फिर इससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा जो श्रेणियां हैं, तो कोई भी सीरीज या अनुक्रम को हमें क्या सिद्ध करना, अभी हमने विभिन्न प्रकार के अनुक्रम पढ़ा, उनसे संबंधित थ्योरम पढ़ी कि कोई भी अनुक्रम अभिसारी, अपसारी या कौशिक कब कहलाएगा। अब हमें कोई सीरीज है तो प्रूव करना है श्रेणी को कि यहाँ पे अनंत श्रेणियां पढ़ने को मिलेंगी, अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें अनंत पद हो। तो किसी अनंत श्रेणी को प्रूव करो कि ये इसकी अभिसारता और अपसारता, कि कोई भी श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। अर्थात जब विभिन्न प्रकार के अनुक्रम पढ़ें, अनुक्रम मतलब श्रेणी से निकल के आते हैं पद, तो उन श्रेणी को हमें दो प्रकार सिद्ध करना है या प्रूव करना है या उनका निर्धारण करना है कि कोई दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है कि दोलनी है। इससे संबंधित कुछ परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी अनुक्रम को अभिसारी या अपसारी या दोलनी प्रूव करते हैं। उन परीक्षण में तुलना परीक्षण, पी परीक्षण, एबल परीक्षण और डीलेखे परीक्षण, कौशी परीक्षण, लघुगणकी परीक्षण, चर घातांकी परीक्षण, उच्चतर लघुकी परीक्षण, इस प्रकार के विभिन्न परीक्षणों के द्वारा हमें यहाँ पर अनंत श्रेणियों का परीक्षण करना है। एकांतर श्रेणी पढ़नी है। उसके अलावा फिर आगे देखा जाए तो एक चर के फलन, ऐसा फलन जिसमें एक चर हो, एक चर के फलन की हमें सीमा ज्ञात करनी है, सांतत्य निकालना है, उसकी अवकलनीयता निकालनी है, और फिर दो चर के फलन, इससे संबंधित कुछ थ्योरम भी है। जैसे पढ़ा होगा बहुत मोस्ट है, इससे संबंधित कौशी की प्रमेय, लेंगरास की प्रमेय, डार्बू की प्रमेय, प्रथम मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय, ये सब पढ़नी है। फिर द्वितीय चर के फलन, प्रथम चर का फलन था, द्वितीय चर का फलन, ऐसा फलन जिसमें दो चर हो, तो द्वितीय चर के फलन की सीमा निकालना, सांतत्य सिद्ध करना, सांतत्य है कि नहीं, अवकलनीयता निकालना कि अवकलनीय है कि नहीं, ये चीजें हमें ये सब यहाँ पर सेकेंड बुक में पढ़ते हैं। फिर इसके पश्चात आंशिक अवकलन करना। कोई भी यदि फलन में एक चर है तो उसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है, लेकिन उसमें यदि एक से अधिक चर हैं, 2 या 3 चर, तो हम उसका एक ही बार में पूर्ण अवकलन नहीं करेंगे, उसका हम आंशिक अवकलन करेंगे। अर्थात कोई फलन यदि f है और इसमें एक से अधिक चर मौजूद हैं, 2 या 3 चर, तो हम एक बार में किसी एक के लिए ही अवकलन कर सकते हैं, चाहे हम x के सापेक्ष चलें या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष, तो हम क्या बोलेंगे इसे, फिर उस अवकलन को आंशिक अवकलन। और यदि f के लिए किया तो शो करेंगे del f अपॉन del x के।
फिर इसका तीनों के लिए आंशिक अवकलन जब करेंगे तो तीनों के द्वारा हम इसका किसी भी चर के सापेक्ष पूर्ण अवकलन प्राप्त कर लेंगे। और फिर इन तीनों के द्वारा हम उसका पूर्ण अवकलन प्राप्त कर लेंगे। इसके पश्चात हमें यहाँ पर चरों का परिवर्तन पढ़ना है। चरों परिवर्तन है, यदि कोई सवाल में हमें कहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इस प्रकार कोई समीकरण है जिसमें y का x के लिए अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जिसका अवकलन करना है वो परतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट है, और जिसके सापेक्ष करना है वो कैसा है, जिसका तो जिस चर का अवकलन करना है वो डिपेंड चर है परतंत्र चर, जिसके सापेक्ष करना है वो इंडिपेंडेंट मतलब कैसा है, स्वतंत्र चर है। तो हमें यहाँ पर चरों का परिवर्तन कैसे करना है, डिपेंड चर को इंडिपेंडेंट के रूप में और इंडिपेंडेंट को डिपेंड के रूप में परिवर्तित करना है, अर्थात इस समीकरण को हमें इस रूप में बदलना जिसे बोलते हैं चरों का परिवर्तन। चरों के परिवर्तन के पश्चात हमें इसमें कुछ प्रमेय, जैसे इसमें हमें टेलर प्रमेय पढ़नी है, जैकोबियन पढ़ना है, और फिर इसके अलावा दो चरों के फलों का उच्चिष्ट मान निकालना है, कैसे निकाला जाता है, निम्निष्ट मान निकालना है, बीटा गामा फलन पढ़ना है, किसी भी फलन का दो चर वाला हो या तीन चर वाला हो उसका दोसा और तिसा समाकलन करना है, यानी दो चर है तो दो बार समाकलन कर सकते हैं, किसी फलन में तीन बार है तो तीन बार समाकलन कर सकते हैं। किसी ठोस के परिभ्रमण से जनित आकृति का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात किसी ठोस को घुमाया जाए तो इसके घुमाने से जो आयतन जनित होगा उसका मान निकालना है, ठोस के परिभ्रमण से जनित आयतन। और इसके अलावा इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्रम परिवर्तित समाकलन, अर्थात हमें यहाँ पर क्रम परिवर्तित समाकलन अर्थात क्रम परिवर्तन करके समाकलन सीखना है कि हम क्रम परिवर्तन करके किस प्रकार समाकलन करेंगे। तो ये है यदि हमें कोई फलन दिया गया है और फलन में दो चर हैं और उस दो चर का जब समाकलन किया जाएगा तो हम उसका समाकलन x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, अर्थात किसी चर का समाकलन यदि हम x y के सापेक्ष कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, चरों के परिवर्तन द्वारा समाकलन यहाँ पर करना है, अर्थात यहाँ पर पहले x के लिए समाकलन किया जाएगा फिर y के लिए, तो हमें इसे इस रूप में परिवर्तित करना है, अर्थात इसका मतलब क्या है, पहले y के लिए कर दो फिर x के लिए कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ सीमा दी होगी, लिमिट दी होगी, है ना, यहाँ पे लिमिट दी होगी, क्योंकि लिमिट नहीं दी होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, यदि इसमें लिमिट नहीं दी होगी तो फिर इसका मान दोनों रूपों में सेम आएगा। जब लिमिट दी होगी और इस लिमिट में यदि x y होगा मौजूद होगा जिसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो यदि हम पहले x के लिए समाकलन करेंगे फिर y के लिए तो हमें इसकी अलग वैल्यू प्राप्त होगी, और पहले y के लिए कर दे फिर x के लिए कर दे तो अलग वैल्यू प्राप्त होगी। तो किसी भी समाकलन में चर परिवर्तित करके हमें उसका क्या करना है, समाकलन करना है। और इस प्रकार ये पूरी हमारी सेकेंड बुक थी जिसका नाम था हमारा उच्च कलन अर्थात एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमने कुछ नई चीजें सीखी, कुछ पहले वाली जो चीजें सीखी उसका हमने यहाँ पर विस्तार किया। और अब यदि हम थर्ड बुक की बात करें तो इसकी थर्ड बुक का नाम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें इस बुक में विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण पढ़ना है और उन्हें हल करने की भिन्न भिन्न मेथड पढ़ना है। जैसे हमें इसमें अवकल समीकरणों को हल करने की घात श्रेणी विधि पढ़नी है, हमें इसमें बेसल का अवकल समीकरण पढ़ना है और उसकी बहुत से गुण प्रॉपर्टी और उन्हें हल करने की विधि, फिर लीजेंडर अवकल समीकरण पढ़ने हैं और इनके ही प्रॉपर्टी और लीजेंडर अवकल समीकरण पढ़ने हैं और इनके भी गुण प्रॉपर्टी और इन्हें हल करने की विधियां। और फिर इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होता है और जिसे हम मैथ की एक सब ब्रांच भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
अर्थात लाप्लास रूपांतरण। एक वैज्ञानिक लाप्लास थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के फलनों के विभिन्न फलनों को एक प्रकार से रूपांतरित किया, और उन्होंने चूंकि ये रूपांतरण या जो उनने फलनों का जो रूपांतरण एक नया रूपांतरण बताया या फिर एक दूसरे रूप में उन्हें रूपांतरित कर दिया, तो ये रूपांतरण गणितज्ञ लाप्लास ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही हम इसे लाप्लास रूपांतरण बोलते हैं। तो हमें लाप्लास रूपांतरण पढ़ना है कि किसी फलन का लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, तथा हम एक फलन का लाप्लास रूपांतरण एक से अधिक विधियों द्वारा कर सकते हैं, तो हमें वो विधियां पढ़ना है। फिर इससे संबंधित थ्योरम है, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, फिर इनके रूपांतरों का अवकलन और समाकलन पढ़ना है, अर्थात हमने जो लाप्लास रूपांतरण किया फलनों का, उनका अवकलन और समाकलन। फिर प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, अर्थात यदि हमने फलन को उनका लाप्लास रूपांतरण कर दिया है, तो फिर लाप्लास रूपांतरित फलनों को अपने प्रारंभिक फलन रूप में किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो ये प्राप्त करने की विधि प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण मेथड कहलाती है, और इसे बोलते हैं प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। ये पढ़ना है, और इनका भी अवकलन समाकलन पढ़ना है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम और इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर हमें अवकल समीकरणों को लाप्लास रूपांतरण के द्वारा हल करना सीखना है, अर्थात यहाँ पर हम लाप्लास रूपांतरण या लाप्लास समीकरण के द्वारा अवकल समीकरणों को हल करेंगे, यानी लाप्लास रूपांतरण समीकरण द्वारा अवकल समीकरणों को हल करेंगे। फिर हमें प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन पढ़ते हैं, यहाँ पर द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन पढ़ते हैं, और उच्च कोटि के आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन मतलब इसमें एक से अधिक चर होंगे, तो हम एक बार अवकलन कर दें यदि किसी चर के सापेक्ष, तो एक से अधिक चर हैं तो उनका आंशिक अवकलन किया जाएगा। अवकलन करने पर प्राप्त समीकरण आंशिक अवकल समीकरण। फिर हमें इस बुक में समघात आंशिक अवकलन समीकरण पढ़ना है, अचर गुणांकों वाले, अर्थात इनके गुणांक अचर रहेंगे और इसमें चरों की घात क्या होगी, समान होगी। अचर गुणांकों वाले समघात आंशिक अवकल समीकरण और अचर गुणांकों वाले असमघात आंशिक अवकल समीकरण। यहाँ समघात का मतलब है कोई समीकरण की यदि इक्वल 0 लिखा तो बोलते हैं समघात, अर्थात ये अवकल समीकरण कैसा है, समघात। यदि किसी समीकरण के बराबर क्या है, इक्वल 0 है। यदि उसके इक्वल 0 नहीं है, मतलब इज नॉट इक्वल 0, बल्कि कोई संख्या फलन कुछ भी दिया है, तो उन्हें बोलते हैं हम यहाँ असमघात समीकरण। तो हमें इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण और उन्हें विभिन्न विधियों द्वारा हल करना हमें यहाँ पर सीखना है, या फिर इस बुक में पढ़ने को मिलता है। अब यदि हम बीएससी फाइनल की बात करें तो उसमें भी 3 बुक हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट बुक है तो बीएससी फाइनल की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका नाम है रैखिक बीजगणित और संख्यात्मक विश्लेषण, यानी लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के सवाल विधियां पढ़नी हैं, और यहाँ पे हमें बीजगणितीय टॉपिक भी बहुत से पढ़ने हैं। जैसे हमें यहाँ पर पढ़ना है सदिश समष्टि। सदिश समष्टि टॉपिक नया है, पहले भी नहीं पढ़ते, और सदिश समष्टि में हमें किसी भी समुच्चय को सदिश समष्टि सिद्ध करना है, और कोई भी जो सदिश समष्टि होता है वो कोई समुच्चय होता है, और कोई भी अरिक्त समुच्चय जिसमें धन और ऐड और मल्टीपल संक्रिया यदि लागू होती है या उसमें परिभाषित है, तो वो सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस होगा यदि वो कुछ उसकी शर्तों का पालन करे। अर्थात कोई समुच्चय यदि सदिश समष्टि शर्तों का पालन करता है तो क्या बन जाता है, वो सदिश समष्टि बन जाता है। और इनसे रिलेटेड बहुत सी थ्योरम है, उप समष्टि है, उप समष्टि से संबंधित बहुत सी थ्योरम है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर हमें यहाँ पर इस बुक में रैखिक रूपांतरण, रैखिक प्रतिचित्रण, रैखिक फलनक पढ़ने हैं।
रेखिक रूपांतरण क्या है, जो जैसा बीएससी सेकेंड ईयर में इसके बारे में बताया था कि वहां पर हम रेखिक प्रतिचित्रण को समाकारी सिद्ध करना सीखते हैं। तो रेखिक प्रतिचित्रण रूपांतरण या फलना दी गई है। रेखिक प्रतिचित्रण क्या करता है, एक फलन को दूसरे फलन में रूपांतरित कर देता है, इसलिए हम इसे रेखिक रूपांतरण भी बोलते हैं। और चूंकि ये फलनों पर लागू होता है तो हम इसे रेखिक फलन भी बोलते हैं। उससे संबंधित विभिन्न सवाल हैं। और फिर हमें यहाँ पर हमने सदिश समष्टि पढ़ी, तो हमें द्वैत सदिश समष्टि पढ़ने को मिलती है, द्वितीय द्वैत सदिश समष्टि पढ़ने को मिलती है। सदिश समष्टि का एक निश्चित आधार होता है, तो यहाँ पर हमें द्वैत आधार, द्वितीय द्वैत आधार भी सीखना है। फिर इसके पश्चात हमें आंतर गुणन समष्टि पढ़नी है, अर्थात यदि कोई समुच्चय, कोई आरिक्त समुच्चय को आंतर गुणन समष्टि प्रूव करना है, या फिर ये आंतर गुणन समष्टि क्या होता है। तो यदि कोई आरिक्त समुच्चय हो और वो आंतर गुणन समष्टि की शर्तों का पालन करे तो वो क्या बन जाता है, या फिर वो कहलाता है आंतर गुणन समष्टि। तो अब इसके पश्चात हमें विभिन्न समीकरणों के संख्यात्मक मान निकालना सीखना है। और जब समीकरणों के संख्यात्मक मान निकालते हैं तो यदि हम जानते हैं कोई समीकरण इस प्रकार का है तो हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। और मतलब हम इसका मान निकालने की पहले से भी कई विधियां जानते हैं। यदि एक से अधिक समीकरण, यदि एक समीकरण है तो किस प्रकार निकालेंगे, एक से अधिक समीकरण है तो कैसे निकालेंगे। तो हमें एक समीकरण में भी सीखना है और एक से अधिक समीकरण में भी सीखना है। लेकिन यहाँ पर इन समीकरणों को हल करने की कुछ नई विधियां हमें सीखना है, जिनके द्वारा हमें इनके क्या निकालने हैं, मूल मान निकालने, जिन्हें हम मूल बोलते हैं। जैसे इन्हें हल करने की समद्विभाजन विधि, रेगुला फाल्सी विधि और सेकंड विधि, जिसे हम छेदक विधि बोलते हैं, न्यूटन रैप्सन विधि और ग्राफी की मूलक विधि, सेबिशेव विधि, विश्राम विधि। और फिर इसके पश्चात यहाँ पर हम अंतर्वेशन पढ़ते हैं। इंटरपोलेशन क्या है, और अंतर्वेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्र पढ़ते हैं। ये सूत्र जो है वो इनके पहले और आगे वाले जो टर्म पद हैं उनके अंतर के आधार पर निकाले जाते हैं, या फिर ये सूत्र उनके अंतर में पर, और इन सूत्रों के द्वारा हम जिसका भी पद का मान निकालना है उनका मान इनके पहले और बाद वाले पदों के अंतर के द्वारा निकाले जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें अंतर्वेशन बोलते हैं। और हमें अंतर्वेशन ज्ञात करने के न्यूटन का अंतर्वेशन सूत्र पढ़ना है, और ये दो प्रकार का होता है, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, पश्च अंतर्वेशन सूत्र। यदि जो वैल्यू पुट करनी है वो प्रारंभिक रूप में, मतलब देखा जाए कि 4 हैं, यदि वो आगे शुरुआत वाली वैल्यू अज्ञात है, मतलब शुरुआत वाली कोई वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाते हैं। 5 पीछे बाद वाली वैल्यू ज्ञात करनी है तो पश्च अंतर्वेशन लगाते हैं। यदि मध्य वाली कोई वैल्यू हो तो हम कोई भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें हमें लैग्रांज का और फिर हमें गाउस का अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन सूत्र पढ़ना है, स्टिलिंग का अंतर्वेशन सूत्र, बेसल का अंतर्वेशन सूत्र। फिर इसके पश्चात हमें यहाँ पर कुछ विभाजित अंतर सूत्र पढ़ना है, अर्थात इन सूत्रों से भी विभिन्न मान निकाले जाएंगे, अज्ञात मान, लेकिन वहां पर निकालने के लिए हम अंतर का भी यूज करेंगे और उसमें एक निश्चित वैल्यू का भाग भी देंगे। तो इसे बोल देते हैं विभाजित अंतर सूत्र। तो न्यूटन का अंतर विभाजन सूत्र और लैग्रांज का अंतर विभाजन सूत्र, ये सूत्र भी हमें और इस प्रकार के सूत्र भी हमें पढ़ने हैं। फिर इसके पश्चात अभी हमने एक समीकरण को हल किया था, फिर इसमें कई समीकरणों को हल करना है और कई समीकरण दिए होंगे तो उन्हें हल करने की गाउस विलोपन विधि, गाउस जॉर्डन विधि है और एल्यू विधि है, चोलेस्की विधि पढ़नी है, गाउस सीडल विधि पढ़नी है, जैकोबी विधि पढ़नी है। तो फिर हमें इसमें विभिन्न संख्यात्मक क्षेत्रफलन के मान निकालने हैं। जैसे हमने 12वीं में कुछ क्षेत्रफल निकालने की जो भी हमने सूत्र बताए थे,
समलंबी सूत्र, सिम्पसन सूत्र। तो वो सूत्र यहाँ पर विस्तार रूप में है। हमें इन सूत्रों का उपयोग करके विभिन्न समीकरणों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। समलंबी सूत्र द्वारा, सिम्पसन के 1/3 सूत्र द्वारा, सिम्पसन के 3/8 सूत्र द्वारा हम एक ही सवाल के क्षेत्रफल को या एक ही समीकरण क्षेत्रफल को एक से अधिक विधि द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन ये विधि कब अप्लाई होगी, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। फिर हमें गॉसियन क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी हमें फलन दिया होगा और हम उसका क्या करना है, गॉसियन क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इसमें हमें कुछ साधारण अवकल समीकरणों के भी हल पढ़ने हैं। ये क्या थे, रेखिक अवकल समीकरण जिनकी घात 1 होगी। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे रेखिक अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने हैं और इन्हें हल करने की अलग विधियां हैं, है ना, जैसे समद्विभाजन और न्यूटन रेफसन। फिर इसके बाद रेखिक अवकल समीकरण हल करना भी सीखना है। अर्थात रेखिक अवकल समीकरण मतलब घात 1 हो और उसका क्या हो, अवकलन भी करना हो या उसका अवकलन किया गया हो। तो रेखिक अवकल समीकरण को हल करके हम वो चर है जिसके सापेक्ष और हमें इन रेखिक अवकल समीकरण को हल करके चर का मान ज्ञात करना है। और इन समीकरणों को हल करने की आयलर विधि, रूम-कुट्टा विधि, सिम्पसन विधि, पिकार्ड विधि, टेलर विधि, एडम्स बेसफोर्थ विधि, अर्थात अवकल समीकरण को हल करने की हमें अनेक विधियां पढ़नी हैं। तो ये था हमारी फर्स्ट बुक। अब इसके बाद हमारी सेकेंड बुक है, वो है समिट्स एंड वो हमारी वास्तविक और समिट्स विश्लेषण, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें हमें वास्तविक संख्या, समित संख्याओं का एनालिसिस करना है। इनसे संबंधित बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे हमें इसमें एक विशेष प्रकार का समाकलन पढ़ना, जिसे बोलते हैं रीमान समाकलन, अर्थात इस गणितज्ञ के रीमान जिन्होंने समाकलन करने की एक विशेष विधि बताई कि हम इस प्रकार की फलनों का समाकलन कर सकते हैं, तो जिसे रीमान समाकलन बोलते हैं। रीमान समाकलन पढ़ना है। इससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, टर्म, विभिन्न थ्योरम पढ़नी है और कुछ इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल लगाने हैं। फिर हमें यहाँ पर उचित और अनुचित समाकलन पढ़ना है और अभिसारता और अपसारता निकालने की विभिन्न विधियां, जैसे तुलना परीक्षण, रोबी परीक्षण, एबल परीक्षण, डिलेखे परीक्षण, निरपेक्षता अभिसारी परीक्षण पढ़ने हैं। इसके अलावा इस बुक में हमें आंशिक अवकलन से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रमेय स्वार्थ में, यंत्र में पढ़ने को मिलती है और स्वार्थ और यंत्र में पढ़ते हैं। और फलनों, दो चरों वाले फलनों का सांतत्य अवकलनीयता है और दो चलनों वाले फलनों की सांतत्य और अवकलनीयता ज्ञात करते हैं। तथा इसमें कुछ ऐसे भी समाकलन हैं जिनका समाकलन सीधे नहीं कर सकते, अर्थात जिनका समाकलन नहीं किया जा सकता। तब हम एक प्राचल अचर के द्वारा उनका समाकलन करते हैं या समाकलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऐसे समाकलन भी पढ़ने हैं जिनका समाकलन करने के लिए हम किसी अचर या प्राचल का उपयोग करेंगे। फिर इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है फोरियर विस्तार। हमें फलनों का फोरियर विस्तार करना है। फिर हमें यहाँ पर दूरी समष्टि पढ़नी है। जिस प्रकार हम सदिश समष्टि पढ़ा है, आंतर गुणन समष्टि पढ़ी, दूरी समष्टि पढ़ी। ये भी क्या होता है, कोई अरिक्त समुच्चय, यदि कोई अरिक्त समुच्चय दूरी समष्टि की शर्तों का पालन करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, दूरी समष्टि बोलते हैं। तो हमें दूरी समष्टि क्या है, दूरी समष्टि संबंधित विभिन्न थ्योरम और क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब जो प्रारंभ होता है तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण हमें रिलेशन यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा थ्योरम पर आधारित हैं। जैसे एक दो चीजें, जैसे पूर्णता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आधारित है, इसमें कम थ्योरम है। और पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्या पढ़नी है। तो जो पूर्णता है, कंप्लीटनेस, और पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं, इसमें अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, कुछ थ्योरम भी हैं। लेकिन फिर इसके पश्चात कुछ मतलब अलग और न्यू रिलेशन है या टॉपिक है,
जैसे सघन समुच्चय और सतत फलन, सन्हतता, संबद्धता। जो ये टॉपिक है इनमें हमें ये नए नए टॉपिक है, तो इनके पहले हमें जानना कि होता क्या है, कि ये सघन समुच्चय क्या कहलाता है, सघन समुच्चय के पश्चात संतत्य फलन क्या कहलाता है, सन्हतता कंपेटेनेंस क्या कहलाती है, संबद्धता कनेक्टेडनेस क्या कहलाती है। इन्हें परिभाषित करके हमें इसमें कुछ हाई लेवल की थ्योरम करनी है और हम कुछ सब थ्योरम का भी यूज करते हैं। फिर इसके पश्चात हमें सान्तत्य फलन पढ़ने हैं, फिर इसके पश्चात हमें समिश्र संख्याएं पढ़नी है, अर्थात हमारा क्या था वास्तविक और समिश्र विश्लेषण। तो ये पूरा वास्तविक विश्लेषण है। समिश्र विश्लेषण में हमें समिश्र संख्याएं पढ़नी है क्या होती है, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम प्रॉपर्टीज पढ़नी है और समिश्र फलनों का सान्तत्य और अवकलनीयता निकालनी है। अर्थात यदि हमें वास्तविक फलनों का निकाला तो समिश्र फलनों का सान्तत्य अवकलनीयता कैसे ज्ञात करेंगे। हमें इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है विश्लेषित फलन। ये एनालिटिक फंक्शन विश्लेषित फलन क्या होता है, किसी भी फलन को, तो जो विश्लेषित फलन होता है वो एक प्रकार का समिश्र फलन होता है। हम समिश्र फलन को विश्लेषित फलन सिद्ध करते हैं। तो समिश्र फलन को विश्लेषित फलन सिद्ध करना, प्रंसवादी फलन सिद्ध करना, इनसे रिलेटेड विभिन्न कंडीशन, कॉची रीमान समीकरण को हल करना सीखना है। फिर इसके पश्चात जो विश्लेषित फलन टॉपिक है महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक है। यदि हम इसे बेसिक रूप से सीखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर हमें इसमें मोबियस रूपांतर पढ़ना है। एक वैज्ञानिक थे मोबियस, जिन्होंने फलनों को एक अलग प्रकार से रूपांतरित किया, जिसे हम मोबियस रूपांतरण बोलते हैं। और मोबियस रूपांतरण के सिलेबस मतलब ही जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें, और जो मोबियस रूपांतरण का चैप्टर है अभी प्रेजेंट में थोड़ा सा कोर्स को चेंज करके हटा दिया गया है और मतलब कुछ नए चैप्टर जोड़ दिए गए हैं, जैसे विश्लेषित फलन है। तो फिर इसके पश्चात हमें घात श्रेणी के रूप में विश्लेषित फलन पढ़ना है, अर्थात विश्लेषित फलनों को घात श्रेणी के द्वारा हल करना। कॉची और टेलर श्रेणियां पढ़नी है, कॉची श्रेणी, टेलर श्रेणी, और अवशेष का कलन निकालना सीखना है कि हाँ, और अवशेष का कलन निकालना सीखना है। यदि हमें कोई फलन दिया है तो हम उसका अवशेष का कलन कैसे निकालेंगे। अब तो ये थी हमारी सेकेंड बुक। इसके पश्चात थर्ड बुक की बात करें तो थर्ड बुक है उसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविध गणित। ये गणित फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल और इन सब से या फिर फाइनल की ही फर्स्ट या सेकेंड बुक से सबसे अलग है। इसमें हमें कुछ अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। ये बुक बहुत ज़्यादा थ्योरिकल पर डिपेंड है, अर्थात हमें इस बुक के सवालों को करने के लिए इसकी थ्योरी पूरी आनी चाहिए और उन चीज़ों को जो हमें करना है तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे हमें इसमें लॉजिकल मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, बुली फलन। फिर इसके बाद द्विचर संबंध पढ़ते हैं। द्विचर संबंध क्या होता है, दो चरों के मध्य संबंध जो लागू होता है उसे द्विचर संबंध पढ़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के द्विचर संबंध को या फिर विभिन्न प्रकार के फलनों में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के द्विचर संबंध पढ़ने हैं। इसमें हमें आंशिक क्रम संबंध पढ़ना है कि आंशिक क्रम संबंध और आंशिक क्रम समुच्चय क्या होता है। नॉर्मली हम जो संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं बड़ा बराबर, छोटा बराबर या केवल इक्वल बराबर, इन तीन संबंधों को हम आंशिक क्रम संबंध कहते हैं और जिन समुच्चय में ये संबंध लागू होता है उन्हें हम आंशिक क्रम समुच्चय बोलते हैं। ये चीज हमें पढ़नी है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर आलेख और उप आलेख पढ़ना है। आलेख एक प्रकार की यही है हमारे आलेख जिन्हें हम आयत वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर जो ये आकृतियां होती हैं इन्हें आलेख नाम दिया गया है। आलेख एक ऐसी संरचना है जिसमें शीर्ष होते हैं कुछ और कुछ भुजाएं होती हैं, अर्थात भुजाओं और शीर्षों से मिलकर बनी संरचना को आलेख बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम त्रिभुज, चतुर्भुज कुछ भी ले सकते हैं, सब आलेख में आते हैं।
उप आलेख पढ़ना है, अर्थात एक आलेख से ही यदि एक नया आलेख बना दिया जाए तो उसे उपआलेख बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के आलेख हैं जो भिन्न भिन्न गणितज्ञ ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है, कंडीशन बताई है, तो उन्हें उनके अलग अलग प्रकार के आलेख उपआलेख पढ़ने हैं। इसके पश्चात हमें एक चैप्टर पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं गमन पथ और परिपथ। गमन मतलब हमें एक भुजा इस शीर्ष से प्रारंभ करके किसी भी भुजा में जाना गमन बोलते हैं। यदि हम इस शीर्ष से जाएं और किसी भी भुजा से और सभी शीर्षों में हो आए तो हम उसे क्या बोलते हैं, पथ बोलते हैं। यदि जिस शीर्ष से हमने प्रारंभ किया था यदि हम सभी शीर्षों में होते हुए प्रारंभिक शीर्ष में आ जाएं तो एक चक्री पथ बनता है जिसे हम परिपथ बोलते हैं। इन्हें पढ़ना, इनकी अवधारणा, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट, इनसे संबंधित विभिन्न सवाल करने हैं। फिर हमें एक इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक पढ़ना जिसे बोलते हैं ट्री। ये सब हमारा ज्योमेट्रिकल चालू हो गया है। हमें ट्री में पढ़ना कि ट्री किस प्रकार मतलब बनाते हैं, ट्री किस प्रकार होता है। जिस प्रकार व्यवहार में ट्री होता है उसकी पत्ती होती है, जीवा होती है, शाखाएं होती है, जड़ होती है, उसी प्रकार हमें आलेख रूप में पढ़ना है कि ट्री की परिभाषा क्या होती है। फिर ट्री में जड़ शीर्ष क्या होते हैं, ट्री में शीर्ष को परिभाषित करना है, जीवा को परिभाषित करना है, शाखा को परिभाषित करना है, पत्ती को परिभाषित करना है और जंगल को परिभाषित करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम करना है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाना है। जैसे फिर इसके पश्चात हमें इसकी लास्ट यूनिट, ये चौथी यूनिट थी, 5वीं यूनिट में एक विभिन्न प्रकार का आलेख पढ़ना है। एक वैज्ञानिक थे आयलर, जिन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के आलेख बताए जिन्हें हम आयलर आलेख बोलते हैं। तो आयलर आलेख पढ़ना है और सहसमुच्चयों का वियोजन पढ़ना है। आयलर आलेख जब पढ़ेंगे तो आयलर ने जो आलेख की डेफिनेशन बताई है वो, फिर आयलर ने आलेख को समतली और असमतली सिद्ध किया है, तो हमें भी आयलर की विधि से किसी आलेख को समतली और असमतली सिद्ध करना है। इससे संबंधित कुछ थ्योरम पढ़नी है। तो ये हमारी जो थर्ड बुक थी ये अलग थी। इसमें हमने जो ज्योमेट्री है, तो जो हम शुरुआत में आकृतियां पढ़ते आते हैं उन्हें नए रूप में बोला गया है। आलेख और उप आलेख, उनसे संबंधित विभिन्न पथ, गमन, परिपथ निकालना और विभिन्न प्रकार के संबंध निकालना, विभिन्न प्रकार के थ्योरम करना, ट्री पढ़ना, ट्री क्या होता है, और आयलर आलेख पढ़ना, तथा हमें एक चैप्टर में तर्क गणित यानी लॉजिकल मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं बूलियन फलन बोलते हैं। और ये हमारा था बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में पूरी जो हम ये जितनी भी मैथ की बुक पढ़ते हैं उन सब में हम मैथ के कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं। पहली की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं में किस प्रकार उनका विस्तार होता है और कौन कौन सी नई शाखाएं, सब ब्रांचेस या नए हम टॉपिक पढ़ते हैं। यदि हम बीएससी की तुलना करें तो हम बीएससी में कुछ पहली की शाखाओं को विस्तार रूप में पढ़ते हैं, जैसे आव्यूह सिद्धांत जो शुरू में पढ़ा था उसे विस्तार और बहुत चीजें पढ़ते हैं। और इसमें ज्योमेट्री में जो हमने सांको, परवलय, अति परवलय पढ़े थे उनका निरीक्षण करना, उससे संबंधित विभिन्न समीकरण निकालना है ना, शंकु, बेलन, इनका विस्तार पढ़ते हैं। अवकलन, इसमें हम अवकलन का बेसिक भी पढ़ते हैं और विस्तार और अनेक प्रकार के अधिक से अधिक प्रकार के अवकल समीकरण और उन्हें हल करने की विधियां पढ़ते हैं। उसी प्रकार समाकलन का बहुत विस्तार पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के समाकल पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के समाकल समीकरणों को हल करना सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हमने 11वीं पढ़ी थी तो उन श्रेणियों का विस्तार पढ़ते हैं, जैसे और जो हमने शुरुआत में अलजेब्रा में कुछ समीकरण पढ़े थे उन समीकरणों को हल करने की अनेक प्रकार की विधियां और अनेक प्रकार के हम बीजगणितीय समीकरण यहाँ और अनेक प्रकार की बीजगणितीय समीकरण पढ़ते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नए टॉपिक या कुछ नई सब ब्रांच पढ़ते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन्हें हम पूरा बेसिक रूप से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे हमने लॉजिकल मैथमेटिक्स देखी कि तार्किक गणित क्या है, और हम यहाँ पर अमूर्त बीजगणित पढ़ते हैं।
अमूर्त बीजगणित मतलब जिन थ्योरम को कंडीशन तो सीधे रूप में हल ना किया जा सके। यदि हम अमूर्त बीजगणित के अच्छे से बेसिक रूप में पढ़ें तो सेकेंड ईयर में जब इसे पढ़ते हैं तो इसमें और भी जो हमें बुक में अलग अलग थ्योरम मिलती हैं या फाइनल में जो हमें अलग थ्योरम मिलती हैं, हमें वो करने बड़ी मदद मिलती है। ये थ्योरम एक प्रकार से उन थ्योरम के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन्हें उन विधियों से हल किया जा सकता है और हम थ्योरम को हल करना भी आसानी से सीख सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर लाप्लास रूपांतरण पढ़ते हैं, जिसे एक सब ब्रांच टॉपिक बोल दिया जाए। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, पूरा बेसिक रूप में पढ़ना चाहिए हमें इसे। और बीएससी फाइनल में हम यहाँ पर फोरियर श्रेणी पढ़ते हैं। फोरियर श्रेणी विस्तार जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर विश्लेषित फलन ये भी बहुत अच्छा है। और इसके पश्चात जो हमारी थर्ड बुक है मैथ की, जिसे हम बोलते हैं विविध गणित, ये और ये सब्जेक्ट और इसमें जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, जैसे ट्री बोल दिया जाए, विभिन्न प्रकार के आयलर पथ बोल दिए जाएं, विभिन्न प्रकार के आयलर पथ, इन्हें भी हमें अच्छे से सीखना चाहिए और ये भी कुछ अच्छे टॉपिक हैं। तथा इसके साथ ही हम यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस का भी विस्तार पढ़ते हैं। वेक्टर एनालिसिस हम शुरुआत में कक्षा 12वीं में इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसका हम यहाँ पर विस्तार पढ़ते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को इससे संबंधित किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पश्चात हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में एमएससी में मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें वो टॉपिक बताएंगे कि हम एमएससी जब करते हैं मैथ से तो इसके चारों सेम में हम मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।